अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ कहानी का आगाज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बात बताने की तो ज़रूरत ही नहीं होगी कि अगर आपने एमडी कैट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, यानी कि आप में से हर वो बच्चा जिसने वाइट कोट का ड्रीम देखा हुआ है, उसको ये बात पता है, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना कितना अहम है। क्योंकि 0.1 0.1 के मेरिट के डिफरेंस से हजारों डिजिट्स में रैंक आपकी तब्दील हो जाती है। तो आपने जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हुए होंगे, उतना चांस के आपके सामने देखा हुआ क्वेश्चन आएगा वो बढ़ जाएगा। तो आपके लिए मैंने डेडिकेटेड पीएमडीसी के अपडेटेड सिलेबस के तहत यूनिट वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज की सीरीज का आगाज किया। हर एक वीडियो के अंदर एक यूनिट को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि पीएमडीसी के सिलेबस में फिजिक्स के टोटल 16 यूनिट्स हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके पीएमडीसी के पेपर से पहले इन 16 के 16 यूनिट्स की 16 यूनिट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियोस अपलोड कर दी जाए। अब इनको देखना कैसे है? आपने इस वीडियो को सिर्फ फिल्म की तरह देखते हुए नहीं जाना। आपने एक एक सवाल को देखना है, पॉज करना है, पहले खुद लगाना है, फिर आपने इसका सॉल्यूशन देखना है, ताकि पता चले कि आपको खुद से क्या कुछ आता है। और आप अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करके हटोगे तो आप देखोगे कि आपने माजी में जो कॉन्सेप्ट्स हासिल किए थे वो कितना अच्छे अंदाज में आपको अब समझ में आते जा रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो यूनिट वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, इसके अंदर सोर्सेज क्या है मेरा बेटा? इसके अंदर आपकी जितनी एमडी कैट की यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास पेपर्स कंपाइल हुए हुए हैं। आपके माजी में 2020 और 2021 के जो नेशनल एमडी कैट हुए थे, पीएमसी ने कंडक्ट किए थे, क्योंकि उस वक्त पीएमसी हुआ करता था, उनके क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं। इसी तरह सारी टेक्स्ट बोर्ड की जो नई किताबें हैं उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर कंपाइल किए गए हैं और उनका सोल्यूशन ये आपके सामने लेकर आया जा रहा है। सिमिलरली मेरे बच्चे, आप में से किसी को अगर फिजिक्स के अंदर जरा सा भी खौफ है कि भाई फिजिक्स की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, फिजिक्स के लेक्चर्स कैसे होने चाहिए, तो मेरे बच्चे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, बल्कि इनफैक्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा क्लास 11 की प्लेलिस्ट का भी और आपको लिंक मिलेगा क्लास 12 की प्लेलिस्ट का भी। आपने पाकिस्तान भर की किसी भी एकेडमी से पढ़ा हो, अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आई तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आप ये 11 और 12 की जो प्लेलिस्ट है इसको आप फॉलो कर सकते हो और आपका मसला हल हो जाएगा। अगर फिजिक्स के अलावा आपका मसला और भी सब्जेक्ट्स के अंदर है तो मेरे बच्चे, हमारा क्रैश बैच भी चल रहा है, आप उसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ फिजिक्स में मसला है तो फिजिक्स के मसले के लिए जो प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उससे बेहतर और कोई सोर्स नहीं है। हाँ, अगर आपका और सब्जेक्ट्स में मसला है, आप बहुत सारे टेस्ट देना चाहते हो, आप बहुत सारे फुल लेंथ पेपर्स देना चाहते हो, एक्सपर्ट गाइडेंस लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप डेफिनेटली क्रैश बैच या किसी एमडी कैट के बैच की तरफ जा सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं अ सिंपल पेंडुलम इज अटैच्ड टू द रूफ ऑफ अ लिफ्ट। ठीक हो गया। इफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी इज t, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। देखो आपके पास आपसे सिंपली कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक लिफ्ट के अंदर आपके पास क्या किया हुआ है, एक पेंडुलम अटैच किया हुआ है। डन हो गया सर, ये हमारी लिफ्ट आ गई, इसके अंदर हम लोगों ने एक पेंडुलम अटैच किया हुआ है। जब लिफ्ट रेस्ट में है तो पेंडुलम जो आपके पास ऑसिलेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड आपको बता दिया कितना है, टी है। डन हो गया सर जी, टाइम पीरियड आ गया टी। ठीक हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये लिफ्ट फ्री फॉल में आ जाए, अगर मेरे बेटे लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल में आ जाती है, तो फ्री फॉल के लिए जो इफेक्टिव आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रखती है हमारे पास मेरे बेटे, वो बराबर होती है g-a के। और मजे की बात, फ्री फॉल के अंदर तो एक्सेलरेशन ही बराबर होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, तो जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, g-g, यानी कि जीरो। अगर जी डैश की वैल्यू जीरो हो गई हमारे पास बेटा, तो अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाओ ऑसिलेशन की ऐसे टाइम पे। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम के लिए जो होता है वो होता है सर आपके पास 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल।
यहाँ पे अब आपके पास जो जी आएगा वो जी डैश हो जाएगा। अगर मैं सर जी डैश की जगह जीरो पुट कर देता हूं तो ओवरऑल मेरा आंसर क्या हो जाएगा आपके पास जीरो, क्योंकि न्यूमरेटर जीरो है तो न्यूमरेटर से कोई भी चीज डिवाइड होगी जीरो से वो आंसर जीरो हो जाएगा, उससे कुछ भी मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा हमारे पास, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, ऑप्शन ए जीरो। मूविंग ऑन, Question number two. Karen, the length of a simple pendulum executing simple harmonic motion is increased by 21%. यानी कि अभी मेरी पास लेंथ अगर L थी तो चेंज हो गई लेंथ L डैश हो गई, कितनी चेंज हो गई, पहले के मुकाबले में 21% और बढ़ गई है। तो इसको लिखेंगे कैसे सर, भाई परसेंट को अगर हम लोग डिफ्रैक्शन में ले जाते हैं तो ये हो जाता है सर 0.21, ये बन जाएगा आपके पास 1.21 L, यानी कि चेंज लेंथ पहले के मुकाबले में कितनी हो चुकी है, 1.21% हो चुकी है। अब कह रहे हैं बताओ टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो भैया क्या पड़ेगा टाइम पीरियड में फर्क, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, वैसे होता था सर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, अब हो जाएगा एल डैश ओवर जी। डन हो गया। यहाँ पे एल डैश की जगह पे काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई 1.21 एल डिवाइडेड बाय जी। सर मजे की बात आपके पास 1.21 का जो रूट होता है वो होता है 1.1, अंदर बच जाएगा हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जो कि बराबर होगा सर आपके ओरिजिनल टाइम पीरियड के। तो टी डैश किसके बराबर हो जाएगा, 1.1 टी के। अब 1.1 टी का मतलब ये तो सर आपके पास न्यू टाइम पीरियड आ गया, चेंज कितना आया ये कैसे निकालेंगे, तो सर चेंज निकालने के लिए हम कर लेते हैं भाई डेल्टा टी निकालना है हम लोगों ने। अच्छा जी, तो डेल्टा टी के अंदर भी आपसे क्या बोला गया है, कह रहे हैं द परसेंटेज इंक्रीज निकाल के दिखाओ। अब ये परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, बात समझिएगा मेरे बेटे। परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा टी डैश माइनस ओरिजिनल टाइम पीरियड, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो आपके पास जो टी डैश है वो है बेटा 1.1, ठीक है जी, और 1.1 टी है आपके पास उसकी वैल्यू। डन हो गई सर, मैंने 1.1 टी लिख दी, माइनस टी डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज आ गया आपके पास। आगे क्या करेंगे, अरे भाई सॉल्व कर लो, सिंपल सा तो सोल्यूशन है बस के आगे। 1.1 टी में से टी माइनस होगा, ये बचेगा 0.1 टी और डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाई बाय 100, टी से टी कटा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा आपके पास हो जाता है 10। तो इसका मतलब कितने परसेंट चेंज आ गया हमारे पास सर, 10% चेंज आ गया। नाउ लुक एट द नियरेस्ट आंसर, कोई है 10% चेंज वाला आपके पास, ए तो 50 बहुत बड़ा है सर, 21 भी काफी बड़ा है, 30 भी काफी बड़ा उससे, तो सबसे नियरेस्ट आंसर जो हमारे पास आ जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, 10.5% आपके पास, ठीक हो गया जी। लेट्स मूव ऑन। Question number three. Can if a simple pendulum oscillates with amplitude of 50 millimeter, ठीक है, and a time period of 2 seconds, then the maximum velocity is, अच्छा जी, देखें सर वैसे जो maximum velocity का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा एक्स नॉट, जिसमें ओमेगा होती है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये बात याद रखनी है हम लोगों ने, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए आगे चलने के भी काम आएगा आपके पास वैसे तो, लेकिन फिलहाल अपने पास याद रख लेते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के दो फॉर्मूलाज होते हैं, या तो आप 2 पाई एफ लिख सकते हो और फ्रीक्वेंसी की जगह सर हम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड लिख दें तो 2 पाई अपॉन टी भी लिखा जा सकता है। अब चूंकि हमारे सवाल में टाइम पीरियड गिवन है तो मैं ओमेगा की जगह लिख दूंगा 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, और एक्स नॉट होता है बेटा आपके पास एम्पलीट्यूड। अब देखो सवाल में एम्पलीट्यूड कितना गिवन है सर, एम्पलीट्यूड गिवन है 50 मिलीमीटर, मिलीमीटर को अगर मैं आपके पास मीटर्स में लेके जाना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, आपके पास डिवाइड बाय 1000, ये आ गया हमारे पास डिवाइड बाय 1000, एक अंडे से एक अंडा तो एज इट इज ही काट देते हैं सर, आपके पास 5 1 5 हो जाएगा, 5 20 100 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 10 20 हो जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। बच क्या गया हमारे पास, पाई बच गया, डिवाइड में टाइम पीरियड कितना है सर 2 सेकंड्स, टी की जगह मैंने 2 लिख दिया, और आगे क्या बचा हमारे पास 10, तो सर ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली पाई डिवाइडेड बाय 20। डन हो गया सर, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ रही है भाई हमारे पास, सिंपली पाई डिवाइडेड बाय 20। सर पाई डिवाइडेड बाय 20 कैसे निकालें अब हम लोग अपने पास, इसके लिए भी करना पड़ेगा सोल्यूशन। तो सर आपके पास अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए पाई को राउंड ऑफ करते हुए चलते हैं तो पाई को मान लेते हैं कि ये हमारे पास कितना है 3 है, किससे डिवाइड हो रहा है 20 से, आई साइड में कर लेते हैं ये परफॉर्म 20 और ये आ गया 3, पॉइंट लगाया 0 आ गया आपके पास, ठीक हो गया सर जी। तो 1 आ जाएगा 20, पीछे बच जाएगा 10, पॉइंट की वजह से एक अंडा लगेगा, 5 आ जाएंगे 25 100 हो जाते हैं, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 0.15। लेकिन चूंकि यहां पे अगर हम देखें सर तो ये वैल्यू पाई की थी 3.14, ठीक है जी, जो कि 3 से थोड़ी सी बड़ी है, तो 0.15 से जरा सा बड़ा आंसर आएगा। अब 0.15 से जरा सा बड़ा आंसर हम लोगों ने देखना है कौन सा हो सकता है, या 0.15 के जो नियरेस्ट जाए, नियरेस्ट कौन सा जा रहा है 0.10 या 0.16 या 0.24 या 0.32, तो सर सबसे ज्यादा जो करीबी आंसर आ रहा है हमारे पास वो हो जाता है ऑप्शन बी 0.16 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक हो गया भाई। मूविंग ऑन,
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू टू पीसेस। ठीक हो गया, एक स्प्रिंग आ गया हमारे पास, इसका कांस्टेंट हमारे पास क्या था, के था। ठीक है जी, अब ये कह रहे हैं इसको दो पीसेस में काट दिया सच दैट वन पीस इज डबल द लेंथ ऑफ द अदर। एक पीस जो है आपके पास वो दूसरे पीस की लेंथ का डबल है। मान लो ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया हमारे पास, इन दोनों को मिलाएंगे तो दोबारा लेंथ कितनी बन जानी चाहिए हमारे पास, एल। ये अगर इसका डबल है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे आपके पास, ये 2/3 है एल का। ठीक है जी, और ये 1/3 है एल का आपके पास। दोनों को प्लस करेंगे तो सर आपके पास वो बन जाएगा सिंपली। अब देखिए मेरी एक बात समझिएगा, देखिए बेटा आपके पास यहाँ पे ये बात याद रखने वाली होती है कि अगर मैं किसी भी स्प्रिंग को कट करता हूं और इक्वल पीसेस में कट करता हूं तो उसका जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो बन जाता है हमारे पास एन के बराबर। एन क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पीसेस में आपने उसको क्या किया है, कट किया हुआ है। डन हो गया सर, यहां तक तो बात समझ में आती है हम लोगों को। अब सवाल में क्या पूछ रहे हैं, सवाल में कह रहे हैं then the longer piece will have a constant force of। अब जो longer piece है उसका आपके पास constant force कितनी होगी या force constant कितनी होगी, यानी कि k की वैल्यू कितनी होगी। तो आओ देखते हैं k की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब हमारे पास। देखें अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने दो हिस्सों में काटा है आपके पास, तो आपके पास जो k की वैल्यू जानी चाहिए वो कितनी हो जानी चाहिए। देखें आपके पास यहाँ पे जो k की वैल्यू वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। जब दो हिस्सों में डिवाइड हो गई बेटा, ठीक है, तो जब दो हिस्सों में डिवाइड हो गई मेरे बेटे, तो अब इसके अंदर हम स्प्रिंग कांस्टेंट एक हिस्से का कैसे बता सकते हैं, समझिएगा इस बात को। देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए, K1L1 बराबर हो जाएगा हमारे पास K2L2 के। डन हो गया। अब मुझे यहाँ पे K2 की वैल्यू चाहिए, K1 को तो मैं मान लेता हूँ भाई आपके पास K है, L1 इज द इनिशियल लेंथ जो कि हमारे पास कितनी थी, L थी। K2 की वैल्यू हमें चाहिए सर, तो L2 कितना है, देखो बड़े वाले पार्ट की लेंथ कितनी है हमारे पास, 2/3 है सर L की। तो देखो L से L काटा गया आपके पास, तो K2 की वैल्यू कितनी हो गई सर आपके पास, 3/2K। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, A 2/3, नहीं सर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 3/2K आपके पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 5 कह रहे हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल executing simple harmonic motion and the instantaneous velocity is। देखो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है आपके पास किसी भी बॉडी की जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास x नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, जबकि आपके पास अगर एक्सेलरेशन के लिए लिखा जाए ये फॉर्मूला तो वो होता है हमारे पास x नॉट स्क्वायर ओमेगा और आगे आ जाता है हमारे पास cos ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी वाले जो ग्राफ्स होते हैं मेरे बेटे वो याद रखना, यानी कि अगर वेलोसिटी का ग्राफ है तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जबकि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन का ग्राफ है तो वो आपके पास स्टार्ट कहां से होगा, मैक्सिमम पोजीशन से, और आगे बढ़ता चले जाएगा इसी तरीके से हमारे पास। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत ग्राफ बना दिया, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे अगर हम लोग बात करें तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ आ गया, ये वेलोसिटी का ग्राफ आ गया आपके पास। तो वेलोसिटी जहां पे अंडा है, एक्सेलरेशन वहां पे मैक्सिमम है आपके पास। और इस पॉइंट पे हम लोग क्या कहते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे फेज डिफरेंस आता है π/2 का, जिसका मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है ये एक दूसरे के साथ कितने फेज डिफरेंस पे लाई करते हैं, π/2 के फेज डिफरेंस के ऊपर लाई करते हैं। अगर π/2 के फेज डिफरेंस पे लाई कर रहे हैं सर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पाई, नहीं सर, बी 0.707 पाए, नहीं सर, सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास π/2। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं अ सायरन इमिटिंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज इज गोइंग अवे फ्रॉम अ स्टैटिक लिसनर। एक सायरन है, ठीक है, जिससे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकल ली 800 हर्ट्ज की, ये दूर जा रहा है एक स्टैटिक लिसनर से, रुके हुए लिसनर से दूर जा रहा है। ठीक है, और कितनी स्पीड से जा रहा है, सोर्स की स्पीड कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकंड आ गई। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड टू बी हर्ड बाय द लिसनर, जो डिटेक्ट कर रहा होगा ये लिसनर हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जिसको हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो बेटा डोपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब सोर्स दूर जा रही होती है तो उसका फॉर्मूला होता है V/V+Vs मल्टीप्लाई बाय एफ। इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं, V होता है स्पीड ऑफ साउंड, कितनी दी हुई है सर सवाल में, 330। डन हो गया, नीचे आ गया 330 प्लस स्पीड ऑफ सोर्स कितनी दी हुई है सर आपको, ये दी हुई है सर आपके पास 30, मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, फ्रीक्वेंसी से, जो कि हमारे पास कितनी है सर 800 हर्ट्ज। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो सर ये हो जाएगा हमारे पास 330 डिवाइडेड बाय 360 और आगे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 800। एक अंडे से एक अंडा काटा गया, 3 11 33 होते हैं, 3 12 आपके पास 36 होते हैं। ठीक हो गया, अब जरा देखें और क्या हमारे पास यहाँ पे कट सकता है आपके पास। अच्छा जी, तो अगर मैं 12 के टेबल से काटने में जाता हूँ, 12 1 12 हो जाएंगे। अच्छा 12 6 72 होते हैं।
ठीक हो गया। तो 12 सिक्स जब 72 होते हैं तो बचेगा हमारे पास 8, 8 के आगे क्या आ जाएगा आपके पास 0, 12 सिक्स फिर 72 हो जाएंगे आपके पास। डन हो गया सर। और उसके बाद क्या बचेगा 8। अब ये जो 8 हमारे पास बचा है ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं पॉइंट लगा दूं तो ये फिर से 80 बन जाएगा। तो इस तरह से तो सर ये आंसर चलते ही चले जाएगा हमारे पास। क्यों चलता चले जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपके पास 66.666 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैंने 800 को डिवाइड कर दिया 12 से तो आंसर आ गया 66.666। अब 66.66 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 11 से। कर लेते हैं सर साइड पे। 66.66 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, बहुत ही आसान है। 6 1 6 6 6 6 काटा, यहाँ पे भी सर 6 6 6 6 चलते चलेगा। अब क्या आ गया हमारे पास 6, अच्छा 6 और 6 कितने हो जाएंगे, सॉरी 12। इस चीज को सही कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 12, एक ऊपर चला गया, 12 1 13 हो जाएंगे, फिर यहाँ 1 आ गया, फिर 12 1 13 हो जाएंगे सर, और यहाँ 1 आ गया तो ये हो जाएगा 7। दो डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगाना है तो आंसर आ जाएगा तकरीबन 733.26। है कोई इसके करीब करीब आंसर, ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी बेटा जो सुनाई दी जाएगी। तो 733.26 दैट इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर लूं तो सर ये तकरीबन हो जाएगा हमारे पास किसके, 733.3 हर्ट्ज के बराबर। अब आओ ढूंढ लेते हैं नियरेस्ट आंसर अपने पास जल्दी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का साफ नजर आ रहा है हम लोगों को कि ऑप्शन ए जो है दैट इज आवर नियरेस्ट ऑप्शन 733.3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 733.3 हर्ट्ज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे लाइट कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम बट नॉट साउंड। लाइट ट्रेवल कर सकती है, साउंड नहीं कर सकता, क्यों? देखो मेरे बेटे, आपके पास मीडियम के ऊपर डिपेंड करती हुई दो किस्म की वेव्स होती हैं। अगर मैं वेव्स को डिवाइड करता हूं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम तो दो किस्म की वेव्स होती हैं। एक कहलाती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो शाकार वेव्स हैं जिनको मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो है इनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती आपके पास। ये बिना मीडियम के भी कहीं से कहीं ट्रेवल कर सकती हैं इजिली, यानी कि स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती हैं, सच एज लाइट। ठीक हो गया, तो ये बात याद रखिएगा आगे तक के लिए। और आपके पास ये वाली जो वेव्स होती हैं दूसरी किस्म की, ये कहलाती हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको हमेशा मूव करने के लिए लाजमी है कि क्या चाहिए हो आपके पास, एक मीडियम चाहिए हो। ये बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती, सच एज सर, सच एज साउंड, जो कि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। आप ऑप्शन ढूंढते हैं तो ए में कह रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड इज वेरी स्लो देन लाइट। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये बात रीजन नहीं है कि वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर सकती है और साउंड नहीं कर सकता। रीजन है नेचर ऑफ द वेव। बी कह रहा है लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि लाइट क्या आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है नेचर में, सर अभी आपने बताया। सी कह रहा है साउंड वेव, ने साउंड वेव कहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गई। डी कह रहा है लाइट वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन लेते कि कौन सा बच गया हमारे पास, ऑप्शन बी कि लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है नेचर में, तभी इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि साउंड को पड़ती है। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 8 में कह रहे हैं व्हेन साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर व्हिच पैरामीटर डज नॉट चेंज। तो मेरे बेटे हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास तीन किस्म की चीजें होती हैं एक वेव के अंदर। एक होती है फ्रीक्वेंसी, एक होती है उसकी वेलोसिटी या स्पीड, और तीसरी होती है हमारे पास वेवलेंथ। जिनको रिलेट करके हम लोग जो फॉर्मूला है वो भी फॉर्म करते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अगर आपको याद हो। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर तीन चीजें, तीन चीजों का याद रखना है। तो हमेशा एक बात तो जरूर याद रखना है कि जब भी मीडियम चेंज होता है तो मीडियम चेंज होने की वजह से आपके पास किसी भी वेव की जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। ठीक है जी, जो स्पीड होती है वो भी चेंज हो जाती है हमारे पास, लेकिन एक चीज जो चेंज नहीं होती वो आपके पास कौन सी होती है, फ्रीक्वेंसी। तो मीडियम चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखो एयर टू वाटर का मतलब मीडियम चेंज हुआ, तो इस मीडियम चेंज में क्या चीज चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ हो जाएगी सर, वेलोसिटी भी हो जाएगी। अच्छा टेम्परेचर का तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो वेग ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास, ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी मीडियम चेंज होने की वजह से। ये बात भी मेरे बेटे आगे तक के लिए याद रखनी है हम लोगों ने। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं अ व्हिसल गिविंग आउट 450 हर्ट्ज अप्रोचेस अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। एक सीटी बज रही है जिसमें से साउंड निकल रहा है कितने फ्रीक्वेंसी का, 450 हर्ट्ज का, और वो एक रुका हुए बंदे के पास आ रही है। पास आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है सर, उस सोर्स की स्पीड हो गई 33 मीटर पर सेकंड। अब ये बोलने के बताओ इसको कितनी सुनाई दी जाएगी। तो सर ये डोपलर इफेक्ट का पीछे हमने केस किया था जिसमें सोर्स दूर जा रही थी, अब करेंगे जिसमें सोर्स करीब आ रही है। फॉर्मूले में सिर्फ जरा सा फर्क है, हो जाएगा v माइनस वी एस इंटू एफ। आए सर वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या बनेगा। स्पीड ऑफ साउंड तो हमें सबर सवाल में नहीं दी हुई, क्या देखो ना दी हुई है 330 दी हुई है सर, तो 330 पुट कर देंगे सिंपली अपने पास। ये आ गई स्पीड ऑफ साउंड 330, डिवाइड में क्या हो जाएगा 330 माइनस 30। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है सर, 450 दी हुई है भाई। ठीक हो गया, तो ये बन जाएगा सर 330, डिवाइड में कौन आ जाएगा सर हमारे पास 300,
और मल्टीप्लाई में कौन है सर 450। डन हो गया, एक अंडे से एक अंडा काटा, 15 2 30 हो गया, 15 3 45 हो गया आपके पास। ठीक हो गया सर। 3/2 को अगर हम सॉल्व कर लें या फिर इससे कर लें 330 इंटू 3, ये हो जाएगा सर 990। डिवाइड किससे करना है, 2 से आसान है। अब देखें 2 4 से 8 हो गया, 1 9 18 19 हो गया, 2 9 से 18 होते हैं, 1 बचा 105 आ गया आपके पास, 5 से कट गया तो आंसर कितना आ गया 495 हर्ट्ज। अब चेक कर लो, या तो ये आंसर होगा या इसके करीबी कोई आंसर होगा। तो 495 हर्ट्ज जरा ढूंढ लेते हैं कोई है कि नहीं है हमारे पास। तो 495, 409, 429, 517, 500, तो सर जो नियरेस्ट आंसर जा रहा है 495 के, वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी 500 हर्ट्ज। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास मेरे बेटे इस तरह से 500 हर्ट्ज आपके पास। मूविंग ऑन 10, कह रहे हैं a boat at anchor is rocked by waves whose crust are 100 मीटर apart। जो क्रस्ट हैं वो 100 मीटर दूर है एक दूसरे से। ठीक है, और मान लेते हैं ये पहला क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट आ गया, इन दोनों के दरमियान जो फासला है कितना है, 100 मीटर है। सर गौर से देखें, यही तो वेवलेंथ होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्राफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। अब पूछ क्या रहे हैं कि आपके पास 100 मीटर अपार्ट है एंड वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड, तो वेवलेंथ कितनी आ गई सर 100 मीटर, और वेलोसिटी कितनी आ गई सर 25 मीटर पर सेकंड। द बोट बाउंसेस अप इन एवरी, ये जो बोट है ये ऊपर कितनी देर में जाएगी, हर हर कितनी देर का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है सर, कि आपके पास सॉरी इसका टाइम पीरियड पूछा जा रहा है कि एक वेव को पास होने में कितनी देर लग रही है। तो अब टाइम पीरियड कैसे निकालें, टाइम पीरियड बराबर होता है सर 1/f के। डन हो गया सर। फ्रीक्वेंसी तो बराबर होती है v/लैम्डा के, लैम्डा ऊपर जाएगा, ये बन जाएंगे लैम्डा ओवर v। डन हो गया। लैम्डा कितना है सर 100, v कितना है सर 25। सर ये तो दुनिया का सबसे आसान सवाल है, दोनों को डिवाइड कर दें तो 10 का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा भैया 4 सेकंड्स है। 4 सेकंड्स कोई ऑप्शन, यस सर ऑप्शन सी है, मार्क करो आगे बढ़ो। तो आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। 11 में कह रहे हैं द डायग्राम शोज अ ट्रांसवर्स वेव एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। कह रहे हैं द वेव इज ट्रेवलिंग टू द राइट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 12.5 हर्ट्ज। सही है, फ्रीक्वेंसी पता लग गई इस वेव की हम लोगों को। तो सर फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी आ गई 12.5 हर्ट्ज आ गई। कह रहे हैं एट द इंस्टेंट शोन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अच्छा, एट पॉइंट पी पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो है मान लिया। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट टाइम टू इलेप्स बिफोर द डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी, इसको ये निकालना है। पहले तो एक काम करते हैं, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं सर। टाइम पीरियड होता है 1/f, हो जाएगा 1/12.5, पॉइंट काटूंगा एक अंडा लग जाएगा, हो जाएगा 10/125, 5 2 10 होता है। ठीक है जी, और 525 आपके पास ये आ जाता है। डिवाइड करना जरा साइड पे 25 2, पॉइंट हमारा अंडा आ गया, अभी भी नहीं कट सकते, एक और अंडा आ गया, तो सर ये तो हो जाएगा 25 8 200 सिंपली। तो ये हो जाएगा हमारे पास मेरे बेटे किसके बराबर 0.08 के। टाइम पीरियड कितना आ गया 0.08। अब समझिएगा, टाइम पीरियड का मतलब होता है मेरे बेटे कि आपके पास ये एक ट्रफ है ना, तो अगले ट्रफ को आने में कितनी देर लगेगी, ये आएगा अगला ट्रफ हमारे पास, इस तक लगेगी हमारे पास कितना 0.08 सेकंड्स। तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है वो है कहलाएगा टाइम पीरियड, जो कि कितना है 0.08 सेकंड्स। उसके हाफ पे आ जाओ सर 0.04, उसके भी हाफ पे आ जाओ 0.02, उसके भी हाफ पे आ जाओ 0.01। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का बेटा आपके पास ऑप्शन ए हो जाएगा सर 0.01 सेकंड्स। ठीक हो गया जी। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे हैं इन अ ट्रांसवर्स वेव द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट एंड अ ट्रफ इज इक्वल टू। एक ट्रांसवर्स वेव के अंदर, ये एक ट्रांसवर्स वेव है बेटा आपके पास, इसके अंदर एक क्रस्ट, ये रहा क्रस्ट सर, और एक ट्रफ, ये रहा ट्रफ सर, इन दोनों के दरमियान फासला कितना होगा सर। अगर दो क्रस्ट का पूछते तो मैं आंखें बंद करके बोल देता वेवलेंथ है, लेकिन ये अगर देखें तो ये तो इसका हाफ है, ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 किस ऑप्शन में है सर, ए में ही नजर आ रहा है, मार्क करो। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए, लैम्डा बाय 2। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहे हैं इफ अ वेव ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 130 मीटर पर सेकंड। सर स्पीड आ गई मेरे पास 130 मीटर्स पर सेकंड, वेवलेंथ भी आ गई सर 5 मीटर। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी v अपॉन लैम्डा, 130/5, ये हो जाएगा सर आपके पास 5 2 10, 30 बचा 6, तो आंसर आ गया 26 हर्ट्ज। कहां है सर, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 26 हर्ट्ज। ठीक है भाई, करेक्ट हो गया ऑप्शन डी। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं साइनोसॉइडल वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द राइट एज शोन। ठीक हो गया। व्हिच लेटर करेक्टली लेबल्स द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। तो बेटा एम्पलीट्यूड क्या होता है इस बात को समझना, मीन पोजीशन से लेके जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होती है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब देखो मीन पोजीशन से लेके हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट, क्या बी है, नहीं सर बी तो उसका डबल लग रहा है मुझे, बी तो नहीं हो सकता। क्या ए है, नहीं सर ए तो हमारे पास एक सेम फेस पॉइंट से अगले सेम फेस पॉइंट तक जा रहा है, तो ये वेवलेंथ हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। क्या ई है, ई सर वेवलेंथ का हाफ है। क्या डी है, जी हां सर,
कि मीन पोजीशन से आपके पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसी को तो एम्पलीट्यूड कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे डी, लेकिन ऑप्शन गलत सुन लो, ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी में लिखा हुआ डी, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाता है हमारे पास? ऑप्शन सी, डी इज द एम्पलीट्यूड इन दिस फिगर। ठीक हो गया भाई, मूविंग ऑन। 15 में कह रहे हैं द साउंड ऑफ द लाइटनिंग फ्लैश इज हर्ड 3 सेकंड्स आफ्टर द फ्लैश इज सीन। ठीक है, एक बिजली कड़कती है और बिजली कड़कने के तकरीबन 3 सेकंड के बाद आपके पास, समझिएगा इस बात को मेरे बेटा, कि बिजली कड़कने के जो 3 सेकंड्स के बाद है आपको उसकी आवाज सुनाई दी जाती है, यानी कि आवाज को आप तक पहुंचने में कितनी देर लगी? 3 सेकंड्स लगे। सही हो गया सर, आवाज को आप तक पहुंचने में 3 सेकंड लगने, टाइम आ गया। डिस्टेंस कितना कवर करा उसने? सर डिस्टेंस कवर करा 1020 मीटर्स। बोलने स्पीड निकाल के दिखा दो। अरे भाई स्पीड कितनी होगी? कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है साउंड? कितनी देर में कर रहा है? कितना डिस्टेंस कर रहा है सर? 10-20 कर रहा है। कितनी देर में कर रहा है? 3 में कर रहा है। 3 1 जा 3, आओ काटें, 10 को पकड़ते हैं पहले। 3 3 9 होगा, 10 में से 1 बचेगा, 1 और 2 12 हो जाएंगे, 4 पे आ जाएगा और एक अंडा एज इट इज आ जाएगा। तो आंसर आ गया सर हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया? ऑप्शन ए 340 मीटर पर सेकेंड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं व्हेन वाटर वेव्स पास फ्रॉम डीप वाटर इनटू शैलो वाटर। तो मेरे बेटे अब याद रखने वाली कहानियां सुन लो। डीप से शैलो वाटर में जब वेव जाती है, डीप से शैलो में जब जाती है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है भैया आपके पास? डिक्रीज हो जाती है। और इस बात को भी समझिएगा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। सर v और लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। v डिक्रीज होगी, जो स्पीड यानी सॉरी वेव लेंथ, ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी हमारे पास? डिक्रीज हो जाएगी। तो सर फ्रीक्वेंसी को क्या होगा? सर अभी आप पीछे पढ़ा के आए, आपने बोला तो रट्टा मार लेना कि फ्रीक्वेंसी मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज नहीं होती तो ए और डी तो ऑप्शन सी कट गए, क्योंकि ए कह रहा है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, डी कह रहा है नन ऑफ दीज होगा। तो नो चेंज आ तो रहा है मेरे पास, लेकिन नो चेंज कैसे? वेवलेंथ और स्पीड ये दोनों डिक्रीज होने चाहिए। ढूंढो डिक्रीज किसमें? सर ऑप्शन सी में है आपके पास डिक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन कौन बन जाएगा 16 का? ऑप्शन सी। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। 17 कहने विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो सर अभी आपने पीछे पढ़ाया था कि मीडियम की जरूरत जिनको पड़ती है वो कौन सी होती है? मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ठीक हो गया, मैकेनिकल वेव्स तो हमेशा आपके पास मीडियम चाहिए, यानी कि इनको तो ट्रेवल करने के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस चाहिए। ए है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कहते हैं बेटा ऐसी वेव्स को जो कि क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, सच एज वाटर वेव्स। तो वाटर वेव के लिए तो मीडियम वाटर हो जाता है, तो इनको तो चाहिए चाहिए। बी मैकेनिकल, मैकेनिकल की तो डेफिनेशन इनको चाहिए। सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अच्छा मजे की बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मीडियम नहीं चाहिए होता, लेकिन ये भी सॉलिड लिक्विड गैस से पास हो सकती हैं, ये भी आपके पास सॉलिड लिक्विड गैस से पास हो सकती है सर, तो ये भी आपके पास करेक्ट हो गया। लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती है? जो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, सच एज साउंड। तो ये भी आपके पास सर मीडियम चाहिए लाजमी इन लोगों को। तो करेक्ट ऑप्शन तो ले देके क्या बच जाएगा? ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। ठीक हो गया भाई, मूविंग ऑन। 18 can if two sound waves having a phase difference of 60 degree then they will have a part difference of। तो मेरे बेटे यहाँ पे याद क्या रखना है आप लोगों ने कि ये फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का आपस में क्या ताल्लुक होता है। तो समझिएगा इस बात को बेटा, जो फेज डिफरेंस होता है और जो पार्ट डिफरेंस होता है, एक कंप्लीट वेव के अंदर, एक कंप्लीट वेव के अंदर जो एंगल कवर हो रहे होते हैं वो होता है हमारे पास 2 पाई, या फिर इसको हम लोग एक और नाम भी दे सकते हैं 360 डिग्रीज। अगर सवाल डिग्री में तो डिग्री में सॉल्व करेंगे, रेडियन में तो रेडियन में सॉल्व कर लेंगे सर। तो इसके ऊपर जो पार्ट डिफरेंस आता है वो कितना आता है? एक वेव का आता है विच इज लेमडा। अब ये पूछ रहे हैं अगर 60 डिग्री हो जाएगा तो कितना आएगा सर? मैं एक्स बोल देता हूँ, एक्स आएगा। आई को रिलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा सर 360 एक्स इज इक्वल टू 60 लैम्डा। 6 से 1 से अंडा से अंडा कटा, 6 1 6, 6 6 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? x की वैल्यू आ गई लैम्डा बाय 6। है कोई ऑप्शन सर? ए में ही पड़ा हुआ है आंसर। तो 60 डिग्री फेज डिफरेंस पे जो पार्ट डिफरेंस निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारे पास बेटा ऑप्शन ए, लैम्डा बाय 6। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19 कैन ऑल द पॉइंट्स अबव द मीन पोजीशन इन अ रोप। जितने भी पॉइंट्स हैं एक रोप के अंदर जो मीन पोजीशन के ऊपर जा रहे होते हैं, देखें भैया जो मीन पोजीशन के ऊपर जा रहे होते हैं इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? ए क्रस्ट, बी ट्रफ, सी कंप्रेशन, डी रेयरफेक्शन। सर इस एरिया को तो आपने सिखाया था, क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। तो सर जो नीचे जा रहे होंगे उनको क्या कहा जाएगा फिर आपके पास? उनको हम बोलेंगे बेटा आपके पास ट्रफ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए, क्रस्ट। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 20 क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इज, ये 21 में कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम
दिस इज द की वर्ड। वैक्यूम का मतलब नो मीडियम, कुछ है ही नहीं सर, ना हवा है, ना गैस है, ना पानी है, ठीक है, सॉरी यानी कि लिक्विड सॉलिड गैस कुछ भी नहीं मौजूद। तो आपसे कह रहे हैं वेलोसिटी बताओ, सर आपने तो रटवाया है अभी, साउंड तो वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर ट्रेवल नहीं कर सकता तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसका मतलब अंडा, ऑप्शन बी 0 हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर इज। तो मेरे बेटे ये बात समझना, साउंड की जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के आपके पास। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा मीडियम का, उतनी ज्यादा साउंड की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ये चीज आपको किसने सिखाई थी, लेप्लास भैया ने सिखाई थी अपने फॉर्मूले लेप्लास करेक्शन के अंदर, ठीक है। और एक फॉर्मूला बन के निकला था उससे कि अगर किसी भी टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है 0 डिग्री पे जो टेम्परेचर साउंड की स्पीड है उसको निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.61 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर से, ठीक है। तो हर डिग्री, अगर 1 डिग्री बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 0.61 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब हर डिग्री बढ़ने पे हमारे पास जो साउंड की स्पीड बढ़ रही है सर वो कितनी बढ़ रही है, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है सर हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 22 का आपके पास ऑप्शन बी, विच इज 0.61 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। मूविंग ऑन, 23 कहना the velocity of sound in air would become double than its velocity at 0 डिग्री सेल्सियस at temperature। आए निकाल लेते हैं सर, कोई मसले की बात थोड़ी है। तो देखिए सर आपके पास एक फॉर्मूला होता है v अपॉन वी नॉट बराबर होता है t अपॉन 273 रूट में। अब इसके अंदर हमारे पास v नॉट होती है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि v हमें बताया हुआ सवाल में कितनी हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए उसके। तो v की जगह मैं 2v नॉट लिख सकता हूं। तो अब मुझे यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है सर, सिर्फ और सिर्फ टी की वैल्यू निकालनी है। सर वो तो स्क्वायर में फंसा हुआ है, तो कोई सॉरी रूट में फंसा हुआ है, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड्स पे। सर स्क्वायरिंग करेंगे, वी नॉट से वी नॉट काटा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 273 से और यहाँ आ जाएगा टी। तो सिंपली सर 273 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये हो जाएगा सर 4 3 12, एक ऊपर 4 7 28 और एक 29, ठीक है जी। 2 ऊपर 4 2 8 और ये 1092 आ गया केल्विन के अंदर। तो कितने टेम्परेचर पे हो जाएगी डबल स्पीड, 1092 केल्विन है ऑप्शन। सर सारे ऑप्शन तो सेल्सियस में हैं, कोई बात नहीं, 273 माइनस कर देते हैं अपने पास इसमें से, ताकि हम लोग क्या निकाल सकें भाई, हम लोग इसको कर सकें भाई अपने पास किसमें, सेल्सियस में। तो सर ये हो जाएगा 12, ये 9 कटेगा 8 बनेगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, 8 में से 7 गया 1 और 10 में से 2 गया तो ये बच गया सर आपके पास 8। तो इसका मतलब 819 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास स्पीड डबल हो जाएगी। है 819 डिग्री सेल्सियस मौजूद हमारे पास क्या, जी सर ऑप्शन बी में मौजूद है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक हो गया जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं लेप्लास फाउंड दैट द अल्टरनेटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन प्रोड्यूस्ड इन साउंड वेव्स फॉलो। लेप्लास ने क्या चीज करेक्ट करी थी, अब इस बात को भी समझिएगा बेटा। आप लोगों को ये थियोरेटिकली याद रखना है कि न्यूटन ने अपने फॉर्मूले में बोला था कि जो आपके पास प्रोपगेशन ऑफ साउंड है, साउंड जो हमारे पास फैलता हुआ जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, वो आपके पास एक ऐसे प्रोसेस के थ्रू फैलता है जिसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये क्या मानता था, क्यों, क्योंकि ये कहता था कि आपके पास जो कंप्रेशन है वहां पे आपके पास हीट टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो रेयरफैक्शन है उसका टेम्परेचर कम होता है, हीट ट्रांसफर होती है और टेम्परेचर बराबर आ जाता है। हालांकि वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भूल गया था कि एयर तो सर एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर के अंदर तो आपके पास इतनी जल्दी हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। तो लेप्लास ने पकड़ा कि भाई यहाँ पे आपके पास जब हीट ही ट्रांसफर नहीं हो जाती इतनी जल्दी तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, और ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेप्लास ने क्या पकड़ा था कि भाई ये कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, 25 कह रहे व्हाट इज एडेड टू वेव सुपर इम्पोज, व्हाट इज एडेड व्हेन टू वेव सुपर इम्पोज, सॉरी जब दो वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं, लेट्स से ये एक वेव है हमारे पास और दूसरी वेव आ गई, जब ये दोनों वेव्स हमारे पास मेरे बेटे सुपर इम्पोज करेंगी, अगर सुपर इम्पोज करेंगी तो सुपर इम्पोज करने के बाद इन दोनों के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो प्लस हो जाएंगे। वेवलेंथ शेवलेंथ प्लस नहीं होती, डायग्राम मेरी थोड़ी सी खराब बनी है, लेकिन इन दोनों का अगर फॉर एग्जांपल इसका एम्पलीट्यूड x1 है, इसका x2 है, तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा बेटा x1 प्लस x2। तो क्या चीज ऐड हो जाती है हमारे पास, एम्पलीट्यूड्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर ऑप्शन ए, एम्पलीट्यूड। मूविंग ऑन, 26 कह रहे विच पैरामीटर गेट इफेक्टेड बाय सुपरपोजिशन। सर पीछे बताया आपने अभी कि जब भी सुपरपोजिशन होती है दो वेव्स मिलती हैं तो क्या चीज हमारे पास इंपैक्ट खाता है, सर एम्पलीट्यूड इंपैक्ट खाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्पलीट्यूड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ अ स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 100 हर्ट्ज। तो पहली हार्मोनिक यानी कि F1
इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 हर्ट्ज की। कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन हो जाएगी मेरे बेटे फोर्थ हार्मोनिक। तो सर फोर्थ हार्मोनिक का फॉर्मूला हो जाएगा 4f1, f1 होती है 100, तो 4 इंटू 100 कितना बन जाएगा 400 हर्ट्ज बन जाएगा सर आपके पास। ठीक है, तो कौन सा है करेक्ट ऑप्शन? सर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 400 हर्ट्ज हमारे पास। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है सर आपके पास 28। 28 में कह रहे हैं स्टेशनरी वेव्स आर आल्सो कॉल्ड सो कॉल्ड बिकॉज इन देम, स्टेशनरी वेव को स्टेशनरी क्यों कह रहे हैं, क्या होता है उनमें ऐसा? ए, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर नॉट डिस्टर्ब, ऐसा नहीं है सर, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डिस्टर्ब होते हैं आपके पास। स्टेशनरी वेव में आपके पास नोड्स भी बनते हैं, एंटी नोड्स भी बनते हैं, तो ये तो गलत हो गया। बी, these occur no flow of energy along the wave, हाँ ये सही है कि इसके अंदर आपके पास मेरे बेटे जो एनर्जी होती है वो फ्लो नहीं करती, क्योंकि आपके पास हर पॉइंट एक मूवमेंट नहीं कर रहा होता, या फिर हम ये कहते हैं कि जो फॉरवर्ड मूवमेंट है और जो बैकवर्ड मूवमेंट है वो एक दूसरे को आपके पास सुपर इंपोज करके बैलेंस कर देती है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो फ्लो नहीं करती और हर पॉइंट पे हमारे पास सेम रहती है। ठीक है जी, सॉरी, हर पॉइंट पे सेम नहीं रहती लेकिन फ्लो नहीं कर रही होती है आपके पास थ्रू आउट द वेव। ठीक है, तभी इसको क्या कहा जा रहा होता है, स्टेशनरी वेव। बाकी जो ट्रेवलिंग वेव्स होती हैं उनके अंदर हमेशा जो एनर्जी होती है बेटा वो आपके पास मूव कर रही होती है एट ईच पॉइंट। सही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 28 का, दिस अगर नो फ्लो ऑफ एनर्जी अलोंग द वेव। 29 कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बाय अ टेंशन t हैविंग मास m एंड लेंथ, लेंथ के आगे l लिखा होगा, यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं भाई, लेंथ l इज गिवन बाय, डन हो गया सर। तो सर यहाँ पे जो nth फ्रीक्वेंसी दी जाती है वो एक्चुअली बराबर होती है n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। पीछे आपने बताया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v अपॉन 2l, तो इसको एक तरीके से लिख सकते हैं n अपॉन 2l। और मजे की बात ये जो v है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ये बराबर होता है सर आपके पास टी एल अपॉन एम के। तो हमारे पास अब अगर हम फॉर्मूला ढूंढते हैं तो देखते हैं किसके अकॉर्डिंग बन रहा है भाई। ए में सर एन अपॉन 2l नहीं आ रहा है इसलिए कट गया आपके पास। बी, बी कह रहा है हमारे पास एन अपॉन 2l लेकिन टेंशन के साथ एल नहीं लिखा हुआ, तो ये भी कट गया। सी कह रहे हैं एन अपॉन 2l और आगे लिखा हुआ है एल टी ओवर एम, एक ही बात है ना सर, टी एल लिखो या एल टी लिखो, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी, एन अपॉन 2l इंटू एल टी ओवर एम। ठीक है, रूट के अंदर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन n लूप्स देन द वेवलेंथ इज गिवन बाय, अगर हमारी जो स्ट्रिंग है वो n लूप्स में वाइब्रेट कर रही है तो वेवलेंथ कैसे दी जाएगी। आइए बेटा इस बात को समझिएगा साथ साथ कि लेट से मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये हमारी स्ट्रिंग है, दो एंड से हम लोगों ने उसको फिक्स किया हुआ है और ये n लूप्स में वाइब्रेट कर रही है। ठीक है जी, मान लो भाई ये हमारे पास आ गया लेट से n लूप्स, ये n तो नहीं है सर, ये तो गिने चुने, तो भाई एग्जाम्पल ले लेना है यार। तो यहाँ पे मेरी एक बात समझना बेटा गौर से, तो आपके पास यहाँ पे जो हमारी टोटल लेंथ होगी, ठीक है, जो हमारी टोटल लेंथ होगी आपके पास वो तो हो जाएगी स्ट्रिंग की लेंथ जिसको हम क्या बोल सकते हैं एल। ठीक है, एक और चीज समझना, एक लूप जो होता है बेटा, एक लूप की लेंथ होती है लैम्डा बाय 2, क्योंकि दो लूप मिलके हमारे पास एक कंप्लीट वेव बनाते हैं जिसकी वेवलेंथ हम लोग लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं यानी कि लैम्डा कहते हैं, तो एक लूप की हो जाएगी लैम्डा बाय 2। डन हो गया सर। तो यहाँ पे अगर एन लूप्स बने हैं तो एन लैम्डा बाय 2 बराबर हो जाएगा किसके, लेंथ के। डन हो गया सर। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, 2l अपॉन एन। तो आपके पास लैम्डा का फॉर्मूला बन गया 2l अपॉन एन। क्या ए है? नहीं। क्या बी है? नहीं सर, ये है ऑप्शन सी, लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कितना, 2l अपॉन एन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 31 यानी इफ द सक्सेसिव ओवरटोन्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग clamped at its end are 280 hertz and 350 hertz, the frequency of the fundamental is, ठीक हो गया सर, आए निकालती हैं। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी वाली ओवरटोन है, ये कौन सी वाली ओवरटोन है, मैं एक को कह देता हूं एफ एन, तो दूसरा हो जाएगा एफ एन प्लस वन। ठीक हो गया सर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 280 हर्ट्ज, डन हो गया। और ये दूसरी वाली कितनी आ गई हमारे पास 350 हर्ट्ज, क्योंकि सक्सेसिव है ना, खुद उन्होंने बोला भाई सक्सेसिव यानी कि एक के बाद एक आने वाली है हमारे पास। ठीक है सर जी, तो ये एक अगर एन है तो दूसरी एन प्लस वन, यानी कि अगर ये चार होती तो ये पांच हो जाती है हमारे पास सिंपली। अब मसला ये है कि पूछ रहे हैं कि भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। देखो अगर ये एन है तो सर ये बराबर होगा एन एफ वन के, और ये अगर एन प्लस वन वाली है तो ये सर ये बराबर हो जाएगा एन प्लस वन इंटू एफ वन के। सही है, यहां तक बात तो समझ में आती है सर हम लोगों को। अब यहां से सर हम लोग ये कैसे निकाल सकते हैं, सॉरी ये एफ एन है तो ये बराबर है NF1 के। डन हो गया सर। अब यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हमें तो एन भी नहीं पता यहाँ पे, तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आए इस बात को समझते हैं। इसका सबसे बेसिक तरीका बताता हूँ मेरे बेटे। देखो इसका सबसे बेसिक तरीका आपके पास क्या है, आप सिंपली क्या करें, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें आपस में। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो FN प्लस वन वाले में से कौन माइनस हो जाएगा, FN, यानी कि लेफ्ट में से लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगी, तो राइट में से राइट भी तो होगी। आओ कर दें राइट में से, राइट वाले को मल्टीप्लाई करके लिख दो तो ये हो जाएगा NF1, ठीक है जी, प्लस F1।
माइनस कौन हो रहा है सर इसमें से NF1, डन हो गया, NF1 से NF1 कटे गए, सही है सर कटे गए, तो इन दोनों में को एक दूसरे से माइनस कर दो, सिंपल, 350 में से 280 माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा सर F1 की वैल्यू, तो F1 कितना आ गया आपके पास माइनस करने के बाद 70 हर्ट्ज, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका सर हमारे पास ऑप्शन डी 70 हर्ट्ज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ लूप्स ऑफ अ स्टेशनरी वेव आर इंक्रीजिंग, अगर लूप्स बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा होगा आपके पास, समझिएगा बेटा, अगर फॉर एग्जांपल एक लूप होता तो यहाँ पे आप देखिए खुद से, उसी लेंथ के अंदर अगर मैं दो लूप्स बना दूं तो यहाँ पे आप खुद से देख सकते हो कि क्या हो रहा है, क्या लैम्डा बढ़ रही है, नहीं सर लैम्डा वेवलेंथ तो कम हो रही है, पहले ज्यादा वेवलेंथ थी अब कम हो गई वेवलेंथ हमारे पास, ठीक है, तो वेवलेंथ क्या हो रही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिर आपके पास वेवलेंथ क्या हो रही है हमारे पास, डिक्रीज हो रही है, ठीक है सही, ठीक है भाई। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर फिक्स बिटवीन टू सपोर्ट्स वाइब्रेट इन टू लूप्स, ठीक हो गया, आपके पास एक 2 मीटर की लेंथ है हमारे पास, डन हो गया सर, ये आ गई 2 मीटर्स की लेंथ, अच्छा जी, इसको बोल देते हैं भाई लेंथ आ गई हमारे पास 2 मीटर स्ट्रिंग की, कितने लूप्स में, दो लूप्स में, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज, आए समझे सर, देखिए आपने पीछे बताया था लेमडा का फॉर्मूला होता है सर 2L अपॉन एन, तो ये हो जाएगा 2, लेंथ कितनी दी हुई है 2 मीटर अपॉन 2 लूप्स भी कितनी हुई है 2, तो लेमडा कितनी आ गई सर 2 मीटर्स ही तो आ गई, डन हो गया, लेमडा आ गई 2 मीटर्स। अब ये पूछ रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, सर ये एक नोड है और ये एक एंटी नोड है, नोड और एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस तो सर लेमडा बाय 4 होता है, आए लेमडा बाय 4 निकाल लेते हैं, लेमडा 2 है डिवाइडेड बाय 4 क्या जाएगा 1 अपॉन 2, यानी कि सर 0.5 मीटर्स, सारे ऑप्शन ही सारे सेंटीमीटर में, कोई नहीं 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा सर 50 सेंटीमीटर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन अ वेव मोशन इन द सेम फेज, सर ये आप पीछे बता के आए कि अगर सेम फेज में होते हैं आपके पास, लेट से अगर मैं बात करूं कि इस वेव के अंदर सेम फेज में कौन है, ये दोनों पॉइंट्स या फिर ये दोनों पॉइंट्स, तो इन दोनों के दरमियान जो फासला होता है सर, इस फासले को हम क्या कहते हैं आपके पास, लैम्डा, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी लैम्डा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं द फेज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स इज, दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान फेज बताओ, सर एंटी नोड्स कौन से होते हैं आप बताते हैं भाई तुम्हें, एंटी नोड्स कौन से होते हैं, ये होते हैं भाई एंटी नोड्स, सर एंटी नोड्स के दरमियान जो वेवलेंथ होगी वो तो होगी लैम्डा बाय 2 के बराबर, सही हो गया, अगर लैम्डा होता है इन दोनों के दरमियान पार्ट डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस कितना बन जाता है सर 2 पाई, ये आपने पीछे बताया था हम लोगों को कि कंप्लीट वेव के अंदर पार्ट डिफरेंस में जो फेज डिफरेंस आता है वो 2 पाई का आता है, सही है सर, यहां तक तो बात समझ में आती है। अब ये क्या कह रहे हैं, तो अगर लैम्डा बाय 2 होगा तो कितना आएगा, एक्स आएगा मान लेते हैं, सर कोरिलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2 इंटू एक्स, सॉरी माय बैड, लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है जी, लैम्डा एक्स बराबर हो जाएगा सर किसके, लैम्डा बाय 2 इंटू 2 पाएंगे, लैम्डा से लैम्डा काटा गया, 2 से 2 काटा गया, तो एक्स किसके बराबर आ गया सर हमारे पास, पाई रेडियंस के, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी पाई हो जाएगा सर हमारे पास आंसर, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 लूप्स, हमारी जो स्ट्रिंग है वो कितनी लूप्स में वाइब्रेट कर रही है, 3 लूप्स में, आ गए 3 लूप्स हमारे पास, देन द लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग, जो लेंथ होगी वो कितने उसमें होगी, सर एक लूप की लेंथ आपने बताई थी लैम्डा बाय 2 होती है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, सिंपली 3 लैम्डा बाय 2, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सर ऑप्शन बी एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहे हैं कंसिडर अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग under tension and fixed at both ends. If the tension is doubled and the cross section area halved, then the frequency becomes, अब निकाल के दिखाओ फ्रीक्वेंसी, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर दिया है, टेंशन को डबल कर दिया है, तो सर देखें फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास बराबर होती है n अपॉन 12 इंटू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, जिसमें म्यू होती है लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि बराबर होती है मास पर यूनिट लेंथ के, ठीक हो क्या सर। अगर मैं रो की बात करूं बेटा, तो रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जिसको हम मास अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो मास अपॉन लेंथ है ये तो म्यू है, तो इसका मतलब ये बराबर हो गया म्यू अपॉन एरिया के, तो यहां से अगर मैं आपके पास बोलूं तो म्यू खुद किसके बराबर हो जाएगा सर आपके पास, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया के, डन हो गया, म्यू बराबर हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया के, इसकी जगह लिख देते हैं ना सर, तो ये जाएगा n अपॉन 12 और आगे क्या आ जाएगा अंडर रूट टी
डिवाइडेड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। ये हमारी सर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी छिड़ जाएगी कब? जब आप क्या करेंगे, टेंशन को डबल कर दें। तो सर ये टेंशन डबल होके हो जाएगी अंदर 2T, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर दें। हाफ कर देंगे सर तो ये हो जाएगा a/2। ये नीचे वाले 2 पर जाके 2 वाले से मल्टीप्लाई होगा, 4 बनेंगे, 4 रूट से बाहर निकल के 2 आ जाएगा, और अंदर रह जाएगा हमारे पास n/2l, और यहाँ आ जाएगा सर आपके पास T/ρa, जो कि सर आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर था। तो छिड़ी हुई फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कितनी बड़ी होगी? डबल होगी। डबल का मतलब करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, चॉइस आपके पास सर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में कह रहे हैं व्हेन द एंटीनोड्स आर ऑल सेट एट देयर एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड इज। अगर हमारे पास तमाम एंटीनोड्स जो हैं वो अपनी एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट पे सेट हो जाएं, तो एंटी नोड्स का मतलब होता है मेरे बेटे जहां पे आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे कौन सी एनर्जी होगी? देखें बेटा, अगर हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो अपनी फील्ड से टोटली अगेंस्ट गया हुआ है, और मैक्सिमम पोजीशन पे अगेंस्ट के अंदर, तो अगेंस्ट द फील्ड जो एनर्जी आती है, हमेशा बेटा ये बात याद रखिएगा कि अगेंस्ट द फील्ड जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी आपके पास। तो जब आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे चले जाओगे तो वहां पे जो हमारे पास एनर्जी हो जाएगी बॉडी के अंदर, वो कौन सी हो जाएगी सर? हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास बेटा? 38 का। सर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या कह रहे हैं आपसे? 39 में कह रहे हैं व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स सोर्स, एक ऑब्जर्वर जो है, एक चलता फिरता आदमी जो है, सुनने वाला शख्स जो है, वो एक सोर्स जिससे साउंड निकल रहा है उसके पास जा रहा है। कितनी स्पीड से जा रहा है? बोल रहे हैं उसकी स्पीड है यू नॉट। तो बताओ उसको सुनाई दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो सर अकॉर्डिंग टू डोपलर इफेक्ट व्हेन अ लिसनर मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाय v इंटू एफ, जिसमें v जो होती है ये होती है स्पीड ऑफ साउंड आपके पास सर। तो ये हमारे पास बन जाएगा फॉर्मूला। है कोई ऐसा फॉर्मूला? जी सर, ऑप्शन बी मैच कर रहा है ऐसे फॉर्मूले से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 में कह रहे हैं डोपलर्स इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, इनमें से किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? ए माइक्रोवेव्स। सर ये बात याद रखनी है कि जो डोपलर इफेक्ट है ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, प्लस ये हमारे पास साउंड वेव्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। ए माइक्रोवेव तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है तो इस पे एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो सर आपने बता दिया। अल्ट्रासोनिक हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं तो इस पे भी हुआ। किस पे नहीं होगा? स्टैंडिंग वेव्स पे नहीं होता सर, क्योंकि स्टैंडिंग वेव्स आपके पास स्टेशनरी वेव होती हैं जो एनर्जी नहीं कैरी कर रही होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपके पास। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास ऑप्शन डी, स्टैंडिंग वेव्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 41। कह रहे डोपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन। सर अभी हमने पीछे भी दो फॉर्मूलाज पढ़े, उन फॉर्मूलाज को अगर हम लोग याद करें तो वो अगर हमारे पास लिसनर दूर या करीब जा रहा है तो उसका फॉर्मूला होता था v प्लस माइनस वी एल डिवाइडेड बाय v इंटू एफ, ठीक है। अगर सोर्स दूर या करीब जा रही है लिसनर के तो उसका फॉर्मूला होता था v प्लस माइनस वी एस इंटू एफ। डन हो गया सर। और इनको कंबाइन करते हैं तो दोनों के भी बन जाते हैं। अब देखो किस पे नहीं कर रहा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पे सर उस पे तो कर रहा है, तो ये तो काटा मारा। ठीक है, बी वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सर उस पे भी कर रहा है एक पॉइंट एक केस में, ये भी काटा मारा। सी डिस्टेंस बिटवीन, सर डिस्टेंस का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड लिसनर। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। 42 कहते हैं द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एक सोर्स है जिससे साउंड निकल रहा है, वो किसके पास आ रही है? एक रुके हुए बंदे के पास आ रही है हमारे पास। देन द पिच ऑफ साउंड विल, सर सिंपल सी बात है, आप सोचे ना यार, एक गाड़ी, एक एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई तुम्हारी तरफ आ रही हो तो तुम्हें क्या लगेगा? उसकी स्पीड बढ़ती हुई, सॉरी स्पीड कह रहा हूं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हें ज्यादा सुनाई देगी कम? सर जाहिर सी बात है जब वो मेरी तरफ आ रही होगी तो आवाज और चुभने लग जाएगी, तो जब चुभने लग जाएगी तो पिच, पिच जिसका दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी, ये बढ़ने लग जाएगी। बढ़ने लग जाएगी तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ई, इंक्रीज। मूविंग ऑन, 43 कह रहे the apparent frequency of the whistle of an engine changes in the ratio 6:5 as engine passes a stationary observer। ठीक हो गया, एक इंजन है जो एक रुके हुए बंदे के पास से गुजर रहा है, जब वो उसके करीब जा रहा था तो उसको जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दी जा रही थी, लेट्स से उसका नाम रख देते हैं f1, ठीक हो गया। और जब उससे दूर जा रहा है तो उस अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का नाम रख देते हैं f2। अब ये कह रहे हैं इन दोनों का जो रेशियो है
वो बराबर है किसके आपके पास बेटा 6/5 के। आपसे कह रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड v जो है उसकी वैल्यू कितनी ले लो 350 ले लो। तो कह रहे हैं स्पीड ऑफ इंजन बताइए कितनी होगी। स्पीड ऑफ इंजन मतलब सोर्स यानी कि vs निकालनी है। तो सर जब वो करीब जा रहा होगा तो उसका फॉर्मूला बनेगा v अपॉन v माइनस vs, ठीक है जी, इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। डन हो गया सर आपके पास। और जब वो सर आपके पास इसी तरह से दूर जा रहा होगा उससे तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा v अपॉन v प्लस वी एस इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और यहाँ क्या है रेशियो हमारे पास 6/5। अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। f से f कट गया, v से v कट गया, तो v प्लस वी एस टॉप पे गया, ये हो जाएगा v प्लस वी एस अपॉन v माइनस वी एस इक्वल टू 6/5। आइए सर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, ये बन जाएगा 5v प्लस 5vs, और 6 के पास चले जाएंगे v माइनस वी एस, ये बन जाएंगे 6v माइनस 6vs। अब vs चाहिए ना सर आपको, तो 6vs यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, ये बन जाएंगे 11vs, और 5v वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा सिर्फ v। तो vs किसके बराबर आ जाएगा, v डिवाइडेड बाई 11 के। ठीक, इतना दिया हुआ है सर सवाल में आपको, सर 352 दिया हुआ है, तो 352 को किससे डिवाइड करना है सर, हम लोगों ने सिर्फ 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सर, जब हम 352 को 11 से डिवाइड करेंगे तो देखें क्या बनेगा, 11 1 11, 11 3 33, 3 बच गया हमारे पास, सॉरी 2 बच गया, और 22 बन गया, 11 2 22 होता है। तो स्पीड ऑफ सोर्स कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 32 मीटर पर सेकंड आ गई। ढूंढ लो कोई ऑप्शन है अगर इसके करीब करीब, तो भाई 32, सर 32 तो मुझे साफ नजर आ रहा है, ऑप्शन सी में मौजूद है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 32 मीटर पर सेकंड। मूविंग ऑन, 44 में कह रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है सर, ये अभी डोपलर की भर पड़ गए हैं, अब तक तो हमें याद हो चुके हैं। आपके पास सोर्स जो है, सोर्स मूव कर रही है स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास, कितनी स्पीड से मूव कर रही है, इसकी स्पीड है 1/3 दैट ऑफ साउंड, जिसका मतलब साउंड की स्पीड के 1/3 है, 1/3 है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड फ्रॉम द सोर्स, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इससे निकल रही है वो कितनी है, 100 हर्ट्ज है। बोलने सुनाई कितनी दी जाएगी वो बताओ ना भाई। तो सर ऐसे केस में डोपलर बोलता है एफ डैश का फॉर्मूला होता है वी अपॉन वी प्लस, सॉरी वी अपॉन वी माइनस वी एस, माई बैड, सही कर लेते हैं इसको, वी माइनस वी एस मल्टीप्लाई बाय एफ। डन हो गया सर, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। तो सर ये जो v है आपके पास, स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी हुई है पता ही नहीं हमें, v, ऐसे ही vs कितनी दी हुई है, 1/3 ऑफ v दी हुई है, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है हम लोगों को 100, 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे तो सर ये बच जाएगा आपके पास 2/3 ऑफ v, v से v काटा हमारा, और यहाँ पे आ गया 100, ये 3/2 बन जाएगा सर आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 1 2, 2 50 100, और 3 50 हो जाएंगे सर 150 हर्ट्ज। यानी कि जो सुनाई दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी सर हमारे पास, 150 हर्ट्ज। है कोई ऑप्शन, जी सर ऑप्शन सी है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, 150 हर्ट्ज आपके पास। मूविंग ऑन, 45 में कह रहे हैं इफ अ रेडार सिस्टम डिजाइंड इन अकॉर्डेंस विद द डोपलर्स इफेक्ट, इफ एन एयरप्लेन इज मूविंग अवे फ्रॉम अ रेडार, the wavelength of the reflected wave from the airplane would be। देखो इस बात को समझना मेरे बेटे, मान लो एक सोर्स है, उसमें से आपके पास ये वेव्स आ रही हैं, और यहाँ पे कोई लिसनर है, रिसीवर है, ठीक है। अगर ये सोर्स दूर जाने लग जाएगी इससे, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ वेव्स तो वही रहने वाली हैं, उस वेवलेंथ को क्या हो जाएगा, वो वेवलेंथ हमारे पास स्ट्रेच होने लग जाएगी, यानी कि वेवलेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जिसका मतलब कभी भी कोई सोर्स दूर जा रही होती है तो उसकी वेवलेंथ स्ट्रेच हो जाती है। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास, कि जब भी सर कोई सोर्स हमारे पास दूर जा रही होगी रिसीवर से, तो वहां पे जो हमारे पास वेवलेंथ है सर, वो वेवलेंथ हमारे पास क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो इसका मतलब जो वेवलेंथ है वो ट्रांसमिटेड वेव से बड़ी हो जाएगी। ए कह रहे स्मॉलर हो जाएगी, नहीं सर। बी कह रहे सेम रहेगी, नहीं सर। सी कह रहे लार्जर हो जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लार्जर देन द ट्रांसमिटिंग वेव। ठीक है भैया, मूविंग ऑन, क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 46 में आपसे कह रहे हैं स्टार्स मूविंग टूवर्ड्स अर्थ, वो स्टार जो अर्थ के पास आ रहे हैं, वो सोर्सेस जो कि रिसीवर के पास आ रहे हैं, तो उनकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए सर, कम हो जानी चाहिए। जब वेवलेंथ कम हो रही होगी तो मेरे बेटे जरा विजिबल रीजन में देखो, विजिबल रीजन के अंदर आपके पास बेटा ब्लू एक ऐसा कलर होता है जिसकी वेवलेंथ कम होती है, और रेड ऐसा कलर होती है इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो देखा यह जाता है कि आपके पास डेली बेसिस पे जो वेवलेंथ रिसीव हो रही होती हैं, उनमें से वेवलेंथ आपके पास चेंज होकर किसकी तरफ शिफ्ट होने लग जाती हैं, टुवर्ड्स द ब्लूअर रीजन। तो इसका मतलब वेवलेंथ कम हो रही होती है। बिल्कुल सही बात है सर, सोर्स आपके करीब आएगा तो वेवलेंथ छोटी होगी ना, तभी हमारे पास कौन सी शिफ्ट देखी जाती है, ब्लू शिफ्ट देखी जाती है। और अगर ये स्टार दूर जा रहा होता तो सर वेवलेंथ बढ़ रही होती तो किसकी तरफ जाती सर, रेड कलर की तरफ जाती, और उसमें क्या व्यू करा जाता है, रेड शिफ्ट। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा मेरे बेटे, ये भी हमें डोपलर से पता लगता है। तो अगर स्टार हमारी तरफ आ रहा है तो हमें क्या देखने को मिलेगी, ब्लू शिफ्ट देखने को मिलेगी। ठीक है भाई,
मूविंग ऑन, क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास भैया 47। 47 में आपसे कह रहे हैं बैट्स नेविगेट एंड फाइंड फूड बाय। मेरे बेटे बेसिक क्वेश्चन है, जो चमगादड़ होते हैं आपने कभी भी देखा होगा, अजीब चिंगाड़ने की आवाज निकाल रहे होते हैं, अजीब सी आवाज उनकी निकल रही होती है, बड़ी चुभने वाली। वो पता है क्यों करते हैं? क्योंकि उनको नजर नहीं आता, वो देख नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आवाज जो निकाल रहे होते हैं, उस आवाज की एको से वो नोट करते हैं। सपोज करो यहाँ एक चमगादड़ है और सामने उसके कोई ऑब्स्टिकल है, तो उस आवाज को निकालते हैं, वो जाके टकराती है ऑब्स्टिकल से, टकरा के वापस आती है, उस एको को वो डिटेक्ट करते हैं और उससे उनको पता लगता है कि कोई भी जो ऑब्स्टिकल है वो उनसे कितना दूर है, या कोई भी जो मटेरियल चीज है वो उनसे कितनी दूर है। तो इसका मतलब आपके पास बैट्स जो हैं वो कैसे ढूंढ रहे हैं कोई भी चीज? सर एको लोकेशन के प्रोसेस से ढूंढ रहे हैं। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। 48, 48 में कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स दैट ऑल गैलेक्सीज आर रिसीडिंग फ्रॉम अस। हमसे आपको मालूम है बिग बैंग थ्योरी भी यही कहती है कि जितनी भी आपके पास चीजें स्पेस में मौजूद, वो सब हम एक दूसरे से दूर होती चली जा रही हैं। क्यों दूर होती चली जा रही है? क्योंकि उनसे जो डेली बेसिस पे हम लोगों को वेव्स रिसीव हो रही हैं, वो आपके पास रेड शिफ्ट शो करती हैं, यानी कि वो किस तरफ किस तरफ आपके पास शिफ्ट हो रही होती है, टुवर्ड्स द रेड साइड, यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। वेवलेंथ बढ़ रही है उनसे रिसीव होने वाली डेली बेसिस पे, अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब वो हमसे दूर जा रही हैं। कैसे पता चला सर हम लोगों को ये सब कुछ? क्योंकि हमने रेड शिफ्ट देखी है। तो रेड शिफ्ट आपके पास बेटा ये भी याद रखिएगा कि बिग बैंग थ्योरी का भी हमारे पास एक विजिबल या फिर हमारे पास एक ऑब्जर्वेबल आपके पास विटनेस है, या फिर ऑब्जर्वेबल हमारे पास इसकी समझ लें कि आपके पास रीजन बन सकता है बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करने का हमारे पास। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में आपसे कह रहे हैं अ विसल गिविंग आउट 450 हर्ट्ज अप्रोचेज अ स्टेशनरी लिसनर। सर अब तो रट गया हम लोगों को, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी निकल ली है? 450 हर्ट्ज निकल ली है। अप्रोच कर रहा है किसको? स्टेशनरी ऑब्जर्वर को। कितनी स्पीड से? सर 33 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये बेचारा रुका हुआ है, इसको जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दी जाएगी वो ज्यादा तो होगी, लेकिन कितनी होगी, ये सवाल पूछ रहा है। तो सर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी अपॉन बी माइनस वी है। सर रट गया ये फॉर्मूला। अब बी कितना है हमारे पास? सर वी दिया हुआ सवाल में 330 बोलने ले लो, ले लेते हैं। डिवाइड में क्या जाएगा? 330 माइनस 33। ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी कितनी ओरिजिनल? 450। और तो सर 330 में से 33 जब माइनस होगा आपके पास, तो ये बच जाएगा हमारे पास 330 डिवाइडेड बाय 297 मल्टीप्लाई बाय 450। और इनको 3 के टेबल से काटते हैं सबसे पहले तो। सर ये 3 से 9 से 27 बनेगा। ठीक है, फिर 2 बचेगा, 27 हो गया 99। ये हो जाएगा 3 11 से 33 और आ गया जाएगा 0। ठीक हो गया। अब 3 के टेबल से दोबारा काट लीजिए इसको। जब 3 के टेबल से सॉरी 9 के टेबल से काटते हैं, 9 के टेबल से काटेंगे तो सर ये आ जाएगा 11 जा, और ये हो जाएगा 9 5 जा 45 होता है तो 50 आ गया हमारे पास। 11 1 से 11, 11 10 से 110 आ गया। 10 50 से कितने हो जाएंगे सर? ये हो जाएंगे 50। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 10 50 से हो जाएंगे 500, माय बैड। ये आ जाएगा 500 हर्ट्ज आपके पास है। 500 और आपके पास ऑप्शन में? जी सर ऑप्शन डी है हमारे पास 500। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 500 हर्ट्ज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 50। कहना है द सोर्स ऑफ साउंड जनरेटिंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 किलो हर्ट्ज। एक सोर्स है साउंड की, कितनी फ्रीक्वेंसी निकाल ली अपने अंदर से? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी भाई 3 किलो, किलो का मतलब होता है सर 1000, 3000 हर्ट्ज लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। कह रहे रीचेज एन ऑब्जर्वर विद द स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से चल रही है वो? सोर्स की स्पीड कितनी है? 0.5 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि 0.5 भी। अब बताओ ये सुनाई दी जाने वाली को कितनी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दी जा रही होगी? तो डोपलर कहता है ऐसे केस में तो हमें फॉर्मूला रट गया है, v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ। v कितना है सर? पता नहीं। v माइनस वी एस, वी एस कितना है? 0.5 v है, इंटू एफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 रख देते हैं, 3 किलो हर्ट्ज है मान लेते हैं अपने पास। ठीक है, तो क्योंकि आंसर भी सारे किलो हर्ट्ज में है। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा v अपॉन 1 माइनस 0.5, तो सर ये हो जाएंगे 0.5 v मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 से, 0.5 वन 0.5 और 0.5 6 हो जाएंगे 3 और v से v कैंसिल। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर आपके पास? यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास 6 किलो हर्ट्ज है। ऑप्शन 6 किलो हर्ट्ज हमारे पास अगर आप देखें सर बिल्कुल मौजूद है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा आपके पास इस तरह से? ऑप्शन डी, 6 किलो हर्ट्ज। मूविंग ऑन, 51 कह रहा whistle producing sound waves of frequencies 9500 hertz and it is approaching a stationary person with a speed v meter per second। ठीक है, एक सोर्स है जिससे साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी निकल ली है हमारे पास? 9500 हर्ट्ज निकल ली है। कितनी स्पीड से चल रही है? v स्पीड से चल रही है। आगे कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज, ठीक है, साउंड की जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू में कितनी देती भाई इन्होंने? 300 मीटर पर सेकंड आ गई, डन हो गया। अच्छा सर, इफ द पर्सन कैन हेयर फ्रीक्वेंसीज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 हर्ट्ज, यहाँ पे जो बंदा खड़ा हुआ है उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दी जा रही है? पेरेंट फ्रीक्वेंसी सर 10,000 हर्ट्ज सुनाई दी जा रही है, डन हो गया। तो आप बताइए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v विच ही कैन हेयर द विसल इज।
कि v की वैल्यू बताई है। तो सर ऐसे केस में सर अभी आप पीछे से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, f डैश का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड 300 डिवाइडेड बाय 300 माइनस v मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो क्या है 9500। सर पेरेंट का भी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, ये लो लिख देते हैं भाई तुम्हारे लिए, तुम लोग इज्जत करते हो। तो यहाँ आ गई 10,000। तो सर दो अंडों से दो अंडे तो पहले ही काट दिए हम लोगों ने, डन हो गया सर आपके पास। ये 300 माइनस वी वहां ले जाओ तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 300 माइनस वी से। और 95 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है सर आपके पास, 300 से। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे भाई 95 को मल्टीप्लाई करना है आपने सिंपली 300 से, तो सर ये आ जाएगा 28,500। डन हो गया। तो अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा सर 30,000 माइनस 100 बी इज इक्वल टू 28,500। तो सर इनको एक तरफ ले आते हैं, 30,000 में से माइनस हो रहा है 28,500 और 100 भी यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। इनको माइनस कर दें सर, बच जाएगा 1,500 और यहाँ पे आ जाएगा 100 भी। डन हो गया। एक अंडे से एक अंडा काटा पहले तो मैंने, बल्कि दो अंडों से दो अंडे काट दिए। तो की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास, 15 मीटर पर सेकेंड है। ऑप्शन 15 मीटर पर सेकेंड चेक कर लें। जी सर सामने ही लिखा हुआ है, ऑप्शन सी बन जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 15 मीटर पर सेकेंड। मूविंग ऑन 52, कह रहे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन वन वाइब्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे जो ए है ये एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है बेटा। तो याद रखें, चले पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं। पेंडुलम में एम्पलीट्यूड क्या होता है सर, मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला है वो हमारे पास होता है एम्पलीट्यूड। डन हो गया। अब सपोज करो मैं यहाँ से आपके पास छोड़ रहा हूँ पेंडुलम को, सर वो यहाँ तक जाएगा, 1 आवर हो गया, फिर वो अगली एक्सट्रीम को जाएगा, एक और 1 आवर हो गया, फिर वो वापस आएगा, एक और 1 आवर हो गया, फिर वो वापस अपनी जगह पे आएगा, एक और इसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन हुई है। तो कितने हो गए, एक, देखिए ना, एक आ गया, दो आ गया, फिर वापसी का 3 हो गया, फिर यहाँ पे आने का 4 हो गया। तो टोटल कितने हो गए सर हमारे पास, 4A हो गए। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास सर, फिर ऑप्शन बी 4A। मूविंग ऑन 53, कह रहे हैं पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है एक पार्टिकल, कह रहे हैं नेवर इन इक्विलिब्रियम बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ फोर्स। इक्विलिब्रियम में आता तो है सर, इक्विलिब्रियम पोजीशन की जब वो आता है, जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है तो उस वक्त उसके ऊपर कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रही होती। तो इसका मतलब ए तो नहीं हो सकता। बी में कह रहे हैं इन इक्विलिब्रियम एट द सेंटर ऑफ इट्स पाथ बिकॉज इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो देयर, बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंटर ऑफ द पाथ पे रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होती है, जिसका मतलब एक्सेलरेशन भी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, सेंटर पे होगा एग्जैक्टली, जहां पे आपके पास एक्सेलरेशन और फोर्स भी क्या हो चुकी होगी हमारे पास बेटा, जीरो हो चुकी होगी। मूविंग ऑन 54, 54 में कह रहे हैं विच वन ऑफ द ग्राफ, विच वन इज द करेक्ट ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट और एसएचएम। अच्छा जी सर, तो देखो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सिंपल हार्मोनिक मोशन ये कहती है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि जहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी वहां पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, जहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी वहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी। अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं विद एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस, तो बेटा आपके पास याद रखिएगा जहां पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव वहां पे वाई नेगेटिव, और जहां पे वाई नेगेटिव सॉरी एक्स नेगेटिव वहां पे वाई पॉजिटिव। ये कौन से क्वाड्रेंट्स हैं सर, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं जिसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है, ये होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये कौन सा होता है सर, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ग्राफ लीनियर तो बनेगा, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। किस किस में आ रहा है सर, सेकंड और फोर्थ में आ रहा है, तो सेकंड और फोर्थ वाला चूज करेंगे। जो सेकंड और फोर्थ में जा रहा है, ए नहीं सर, बी आ गया हमारे पास करेक्ट आंसर। इसमें देखें सेकंड एंड फोर्थ में जा रहा है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन which graph shows the variation with displacement r of the force। इसका भी बेटा सेम ही सीन होता है, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सर जो पीछे सिखाया वही होगा ना, कौन सा सिखाया है सर, ऑप्शन डी सिखाया आपने, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन बनेगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मूविंग ऑन 56, कहते हैं the distance covered by a body in one complete vibration is 20 सेंटीमीटर। सर और एम्पलीट्यूड निकालना है, आपने अभी पीछे से कहा है सर वन कंप्लीट वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड जो कवर होते हैं वो 4A होते हैं। अब 4A कितने हैं हमारे पास, 20 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1A कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर, तो एम्पलीट्यूड आ गया 5। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन 57, कह रहे हैं a body moves with simple harmonic motion and makes n complete oscillation in 1 second। एक सेकंड में जो ऑसिलेशन कंप्लीट होती हैं उनको हमारे पास क्या कहा जाता है बेटा, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास, n आ गई। कह रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो, सर आपने बहुत शुरू में बताया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई f।
एफ तो एन है, तो ये हो जाएगा 2 पाई एन, और 2 पाई एन का यूनिट क्या बनेगा सर, रेडियन पर सेकेंड। है ऑप्शन में? बिल्कुल है सर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 पाई एन रेडियन पर सेकेंड हमारे पास। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 58। 58 में आपसे कह रहे हैं the SI unit of force constant is identical with that of, देखें बेटा फोर्स कांस्टेंट का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन पर मीटर, के का फोर्स, ए नहीं सर फोर्स का तो सिर्फ के न्यूटन होगा, बी सरफेस टेंशन, बेटा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन 2L, और जरा यूनिट बनाए न्यूटन, और लेंथ का कितना हो जाएगा मीटर। ये सर इससे मैच कर रहा है, तो जिससे मैच करेगा उसी का डायमेंशन और यूनिट बराबर होगा, तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन। मूविंग ऑन, 59 कह रहे हैं a mass of 0.5 kg is suspended from a spring। सस्पेंडेड का मतलब होता है लटकाया हुआ एक स्प्रिंग के साथ, आपने कितना मास लटकाया हुआ है सर, आपने 0.5 kg लटकाया हुआ है। कह रहे हैं द स्प्रिंग इज स्ट्रेच, स्प्रिंग को स्ट्रेच करा कितना, 0.0980 मीटर, कैन इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल के दिखाएं। आइए निकालते हैं भैया, कैसे निकालेंगे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। देखें बेटा आपके पास हमें मालूम है कि स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स, के के लिए क्या हो जाएगा एफ अपॉन एक्स, यहाँ पे सर जो फोर्स स्प्रिंग को ऑसिलेट करवा रही है वो वेट के बराबर है बॉडी के, तो ये हो जाएगा mg ओवर एक्स। ये क्या बन जाएगा सर, मास, मास कितना है 0.5 है, जी होता है सर 9.8, और x की वैल्यू जो दी हुई है 0.00980, तो सर अगर मैं पॉइंट को 1 2 3 4 ले जाता हूं तो सर ये क्या बन जाता है, देखे ना आपके पास, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके पास 0.098 लिख लेते हैं, पॉइंट ये रहा, सॉरी पॉइंट गलत गलत गलत, सॉरी माय बैड माय बैड, माय पॉइंट तो है सर ऑलरेडी, पॉइंट वहां से यहाँ जाएगा ना, यहाँ से 1 2 3 जाएगा, तो हो जाएगा सर हमारे पास 98 एक्सपोनेंट माइनस 3, डन हो गया। तो मैं एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, सिंपली 98 एक्सपोनेंट माइनस 3, 9.8 से 98 कैंसिल होगा, ये टेंस पे आ जाएगा आपके पास, डन हो गया। 10 इन की पावर 1 और माइनस 3 कितने बन जाएंगे, 10 की पावर माइनस 2, ऊपर जाके क्या बन जाएंगे 10 की पावर प्लस 2, 0.5 को 10 की पावर प्लस 2 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा के का कितना सर 50, और यूनिट क्या लग जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 का, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा 50, विच इज ऑप्शन सी, 50 न्यूटन पर मीटर हमारे पास, ठीक हो गया। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। 60 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एसएचएम। सर अभी बताइए आपने, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, बट डायरेक्टेड होनी चाहिए टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ए कह रहा है प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही है। फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, बिल्कुल सही है सर, ए ही करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 60 का हमारे पास, कि भाई एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, और कहां से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो ऑपोजिट जाती है, और एक्सेलरेशन हमेशा उसके टूवर्ड्स आती है, तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, 61 इसमें कह रहे हैं स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज फॉर्म, ठीक है, व्हेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एन इंटीजरल मल्टीपल ऑफ, सर ये आप बता चुके हैं, अगर एक लूप बनता है, सर एक लूप बनाया ना पहले, ये लो एक लूप बनता है तो लेंथ बराबर होती है लैम्डा बाय 2 के, दो लूप्स बनते हैं सर हमारे पास तो लेंथ बराबर हो जाती है 2 लैम्डा बाय 2 के, तीन लूप्स बनेंगे तो सर लेंथ बराबर हो जाएगी हमारे पास 3 लैम्डा बाय 2 के। इंटीजरल मल्टीपल किसका चल रहा है सर, देखें ना, लैम्डा बाय 2 का चल रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीजरल मल्टीपल होना चाहिए किसका, वेवलेंथ के हाफ का। लैम्डा बाय 2 का मतलब क्या है, हाफ ऑफ वेवलेंथ ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, हाफ ऑफ वेवलेंथ, which is option number B। 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारे पास, ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, 62 कह रहे ट्रांसवर्स वेव्स कैन नॉट बी सेट अप इन, ट्रांसवर्स वेव इनमें से किस में सेटअप नहीं की जा सकती, ए मेटल्स, बी फ्लूइड्स, सी सॉलिड्स, या डी सॉइल, किस में हमारे पास ट्रांसवर्स वेव नहीं बन सकती, इसका आंसर हम लोगों ने देना है बेटा यहाँ पे, तो ये तो सोचना पड़ेगा सर। तो बेटा याद रखिएगा कि ट्रांसवर्स वेव बनने के लिए लाजमी क्या है, उसके लिए लाजमी है कि आपके पास जो भी मटेरियल है जिसमें ट्रांसवर्स वेव्स बनती हैं उनके अंदर आपके पास शेयर स्ट्रेस बर्दाश्त करने की काबिलियत हो। और शेयर स्ट्रेस पता है कौन नहीं बर्दाश्त कर सकता, फ्लूइड्स नहीं बर्दाश्त कर सकते, इनके अंदर आपके पास इनकी शेप रीगेन नहीं हो पाती जब ये आपके पास अपने अंदर से शेयर स्ट्रेस इनके ऊपर अप्लाई किया जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास फ्लूइड्स वो चीजें हैं यानी कि लिक्विड्स और गैसेस वो आपके पास एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर ट्रांसवर्स वेव नहीं बन सकती, ना लिक्विड्स में ना गैसेस के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका सर, ऑप्शन बी फ्लूइड्स। मूविंग ऑन, 63 कह रहे स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल टू, सर स्पीड ऑफ द वेव का जो फॉर्मूला होता है वो तो हमारे पास बराबर होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लेकिन फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखें तो वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो आपके पास दो फॉर्मूलाज बन गए, एफ लैम्डा भी बन गया,
लैम्डा बाई टी भी बन गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मूविंग ऑन 64 में कह रहे हैं व्हाट इज इट दैट वी यूज टू कैलकुलेट द स्पीड्स ऑफ डिस्टेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज। जो स्पीड किसकी है? डिस्टेंस स्टार्स की, जो हमसे काफी ज्यादा दूर है, उन स्टार्स की और उन गैलेक्सी की जो कि हमसे दूर जा रही हैं। और सर अभी पीछे आपने बताया था रेड शिफ्ट के चक्कर में पता लगा था। और रेड शिफ्ट किसने बताई थी हम लोगों को? एक्चुअली रेड शिफ्ट नहीं, हमें डोपलर ने बताई थी, लेकिन डोपलर इफेक्ट से हमें पता चला था, क्योंकि डोपलर ने ये बात बोली थी कि जब सोर्स दूर जा रही होती है मेरा बेटा किसी भी आपके पास रिसीवर से, तो उसकी वेवलेंथ स्ट्रेच हो रही होती है। तो ये एक्चुअली हमें किससे पता लगा था? डोपलर इफेक्ट से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डोपलर इफेक्ट। मूविंग ऑन 65 कह रहे स्पीड ऑफ लाइट, रेडियो वेव एंड माइक्रो वेव्स इन वैक्यूम इज। भाई लाइट, रेडियो, माइक्रो, ये कौन सी वेव्स है सर? सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वैक्यूम के अंदर स्पीड कांस्टेंट होती है। कितनी होती है सर? 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होती है आपके पास। है कोई करेक्ट ऑप्शन? जी हाँ सर, ऑप्शन डी है हमारे पास, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। मूविंग ऑन 66, इसमें कह रहे हैं एन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज अ लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। एक ऑर्गन पाइप है जो कि एक एंड से क्लोज है आपके पास, ठीक हो गया। एक एंड से अगर क्लोज है, उसकी लेंथ कितनी है सर? हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं वेवलेंथ ऑफ द फंडामेंटल नोड इज, पहले नोड की जो वेवलेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? पहला जो नोड बनता है मेरे बेटा आपके पास, पहला नोड आपके पास यहाँ पे बराबर होता है लेंथ इसकी लैम्डा बाय 4 के। अगर लैम्डा बाय 4 के बराबर है सर, तो आपके पास लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? 4l के। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ कितनी दी हुई है सर हम लोगों को? 25 सेंटीमीटर। सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सर, लैम्डा की वैल्यू तो बन जाएगी इस तरह से 100 सेंटीमीटर। डन हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास यहाँ से? 100 सेंटीमीटर। अगर 100 आ गई, है कोई ऑप्शन ऐसा? बिल्कुल है सर, नजर आ रहा है हमें ऑप्शन बी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 सेंटीमीटर आपके पास। मूविंग ऑन 67, कह रहे हैं टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, एंड आर आउट ऑफ फेज। दो वेव्स है, दोनों सेम एम्पलीट्यूड की हैं। पहली वेव ये आ गई फॉर एग्जांपल आपके पास, दूसरी वेव कौन सी आ गई सर आपके पास? दूसरी वेव हमारे पास इसके ऑपोजिट आ गई। ऐसे ही है, कह रहे हैं क्योंकि आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज का मतलब जिस पे एक का क्रस्ट है दूसरे का ट्रफ आ जाएगा वहां पे आपके पास। एंड देयर रिजल्टेंट वेव इज, दोनों का अगर सर एम्पलीट्यूड बराबर है तो इनकी सुपरइम्पोजिशन की वजह से इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स माइनस हो जाएंगे। अगर दोनों का बराबर है तो माइनस होने के बाद कितना बचेगा? जीरो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सर? ऑप्शन ए, जीरो। मूविंग ऑन 8, कह रहे हैं the spectrum of a star's light is measured and the wavelength of one of the lines as the sodium line is found to be 589 नैनोमीटर। ठीक है, एक वेवलेंथ हमें देख निकली, कितनी निकली? 589 नैनोमीटर की निकली। ठीक है सर, नैनोमीटर है, नैनो लगाते हैं, येलो लगा दिया। द सेम लाइन हैज अ वेवलेंथ ऑफ 497 मीटर्स व्हेन ऑब्जर्व्ड इन द लेबोरेटरी। जब लेबोरेटरी में हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं तो आपके पास वो वाली कितनी होती है? 497 नैनोमीटर्स होती है। अब जो बाहर से ऑब्जर्व हो रही है वो कितनी हो रही है? 589 हो रही है। कह रहे हैं दिस मींस द स्टार इज, इसका मतलब ये स्टार कहां जा रहा होगा? एक्चुअल वेवलेंथ के मुकाबले में इसकी वेवलेंथ बड़ी है ना, इसका मतलब स्ट्रेच हो गई। और वेवलेंथ स्ट्रेच कब होती है सर? आपने बताया था कि जब कोई चीज रिसीवर से, कोई सोर्स रिसीवर से दूर जा रही होती है तो वेवलेंथ स्ट्रेच होने लग जाती है, जिसका मतलब वो हमसे दूर जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। जी हाँ सर, वो हमसे दूर जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। मूविंग ऑन 69, कह रहे हैं the source of sound waves move towards the stationary observer, source of sound जब अपनी स्पीड लेट्स से u, उसकी स्पीड कितनी है u, उसके साथ किसी लिसनर के पास मूव कर रही होती है, तो डोपलर ने सर ये तो रटवा दिया आपने, उसका फॉर्मूला क्या बताया था? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था हमारे पास। बोलने अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को एफ डैश नहीं, एफ नॉट लिखो। क्या एफ नॉट लिख लेते हैं भाई? एफ नॉट का फॉर्मूला था सर हमारे पास अपॉन वी माइनस यू इंटू एफ। है कोई ऐसा फॉर्मूला हमारे पास? यहाँ सर लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, अपॉन वी माइनस यू इंटू एफ। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बन जाता है हमारे पास इस तरह से, ऑप्शन सी। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 70, कह रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 10 sin 4t, देन द पार्टिकल ऑसिलेट्स विद द टाइम पीरियड। सर टाइम पीरियड कहां से निकालें? देखो बेटा, नॉर्मली जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है वो बराबर होती है एक्स नॉट इंटू साइन ओमेगा टी के। ठीक है, सही हो गया सर। तो यहां से अगर मैं कोरिलेट करता हूं तो ओमेगा टी किसके बराबर आ गया? 4t के। से टी काटा, ओमेगा खुद किसके बराबर होता है सर? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड के। डन हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गए। तो सर आपके पास टाइम पीरियड कितना आ गया? टाइम पीरियड आ गया सर हमारे पास यहाँ से पाई बाय 2 सेकेंड्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 सेकेंड्स है, पाई बाय 2।
यहाँ सर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है π/2। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास π/2 सेकेंड्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहे हैं इन अ वाइब्रेटिंग कॉर्ड द पॉइंट वेयर द पार्टिकल्स आर स्टेशनरी। एक वाइब्रेटिंग कॉर्ड के अंदर वो पॉइंट जहां पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, मूव नहीं कर रहे होते, वो पॉइंट कौन सा होता है हमारे पास? सर इस पॉइंट को हम कहते हैं नोड, और जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं उसे हम कहते हैं एंटी नोड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास 71 का? नोड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहे हैं एन ऑब्जर्वर मूव्स विद अ वेलोसिटी नॉट टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स। एक ऑब्जर्वर है भाई हमारा, यानी कि हमारे पास एक सुनने वाला बंदा जो कि चलता हुआ जा रहा है, कितनी स्पीड से चलता हुआ जा रहा है? यू नॉट की स्पीड से चलता हुआ जा रहा है एक स्टेशनरी सोर्स की तरफ, जिसमें से साउंड निकल रहा है भाई हमारे पास। ठीक हो गया। कितनी फ्रीक्वेंसी से निकल रहा होगा सर? एफ फ्रीक्वेंसी से। बताओ अब इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दी जाएगी? यानी कि आपके पास कह रहे हैं नंबर ऑफ वेव्स रिसीव्ड इन 1 सेकेंड। सर आसान जबान में फ्रीक्वेंसी तो लिखी है, 1 सेकंड में जो वेव्स आती हैं उसको फ्रीक्वेंसी तो कहते हैं। कितनी रिसीव होंगी इसको? उसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सर ऐसे केस में डोपलर का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, और वो फॉर्मूला क्या हमारे पास कि जब लिसनर जा रहा होता है करीब तो उसका फॉर्मूला बन जाता है v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाय v मल्टीप्लाई बाय एफ के। है कोई और ऑप्शन? जी हाँ सर, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा फिर हमारे पास ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे कह रहे हैं द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 4 एटमॉस्फेयर एंड दैट एट 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर वुड बी। देखो मेरे बेटे एक बात मेरी याद रखना कि जो साउंड की स्पीड होती है आपके पास, वो जिस पे डिपेंड करती है वो फैक्टर हमारे पास होता है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। तो प्रेशर को जितना चाहो छेड़ लो, साउंड की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसका मतलब पहले जो थी बाद में भी वही रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा सर इसका? मतलब आपके पास 1:1 चेंज ही नहीं होने वाली साउंड की स्पीड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहे हैं द रेड शिफ्ट मेजरमेंट ऑफ डोपलर इफेक्ट ऑफ गैलेक्सीज इंडिकेट दैट द यूनिवर्स इज। सब चीजें हमसे क्या जा रही हैं? दूर जा रही हैं। जब दूर जा रही है तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी कायनात क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है सर। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यूनिवर्स क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है हमारे पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहे हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में क्या होता है आपके पास? इनमें से ये बताइए। आपके पास कह रहे हैं देयर इज नॉट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही है सर, ये तो आप पीछे से बताते हुए आ रहे हैं। बी, एनर्जी इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। नहीं, एनर्जी हर पॉइंट पे हमारे पास डिफरेंट होती है। नोड पे अलग होती है सर, और एंटी नोड पे अलग होती है, तो ये तो गलत हो गया। सी, फेज इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स। नहीं सर, हर पॉइंट का फेज डिफरेंट है एक दूसरे से, ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन ले देंगे बच्चे क्या हमारे पास ऑप्शन ए, देयर इज नॉट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मूविंग ऑन, 76 इसमें कह रहे हैं वेव ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 130 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर, स्पीड आ गई हमारे पास कितनी? 130 मीटर पर सेकंड आ गई, एंड हैज अ वेवलेंथ ऑफ 5 मीटर। लैम्डा आ गया। देन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। सर बच्चों वाला सवाल है, v अपॉन लैम्डा करना है, 130 को डिवाइड करना है 5 से, 5 1 5, 5 2 10, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 26। तो आंसर आ जाएगा 26 हर्ट्ज। है कोई ऑप्शन? जी हाँ सर, ऑप्शन डी है, 26 हर्ट्ज हमारे पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा मेटेलिक वायर ऑफ 2 मीटर लेंथ hooked between two points has a tension of 10 न्यूटन। ठीक हो गया सर। सबसे पहले तो लेंथ आ गई हमारे पास कितनी? 2 मीटर्स। टेंशन कितनी आ गई सर हमारे पास? 10 न्यूटन। आगे कह रहे हैं इफ मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि मास डेंसिटी बताती है आपको, जो कि कितनी है? 0.004 किलोग्राम पर मीटर होगी। सॉरी, ये सेकंड लिखा हुआ बेटा गलती से। ठीक है, कह रहे देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द वायर ऑन द वाइब्रेशन इज। सर आपने बताया था एफएन का जो फॉर्मूला पीछे हमने एक एमसीक्यू सॉल्व किया था, वो था n अपॉन 12 इंटू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, जिसमें म्यू की जगह m अपॉन l लिखें तो टीएल अपॉन m भी बन सकता है। एक ही बात है, डन हो गया। तो अब यहाँ पे आओ वैल्यूज पुट करते हैं। फंडामेंटल कह रहे हैं तो फंडामेंटल के लिए ये तो 1 हो जाएगा। लेंथ कितनी है सर? 2 है। टेंशन कितनी है सर हमारे पास? 10 है। और म्यू कितना दिया हुआ सर? 0.004। पॉइंट काटेंगे 3 अंडे लग जाएंगे आगे। सर सही है, 10,000 हो गया। अब 10,000 को 4 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा बेटा आपके पास 2,500 सिंपली। और 2,500 किसमें लिखा हुआ है सर? रूट में। तो 2500 सर हमारे पास बन जाएगा 50। सही है भाई, तो इसको डिवाइड कर दें, 50 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 50 का आधा होता है 25, 25 का भी आधा कितना हो जाएगा सर? 12.5। इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 12.5 हर्ट्ज। है ऑप्शन में सर? जी हाँ, पहले ही ऑप्शन लिखा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, 12.5 हर्ट्ज हमारे पास। ठीक हो गया सर जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 78। 78 में आपसे कह रहे हैं अ सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। एक सोर्स है साउंड की। सर अब तो रट गए ये सवाल, स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास आ रही है। कह रहे हैं विद स्पीड 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। सोर्स की स्पीड कितनी है? 1/3 स्पीड ऑफ साउंड की। कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड
फ्रॉम द सोर्स, इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 हर्ट्ज है, बताओ पेरेंट कितनी सुनाई दी जाएगी। सर ये सवाल भी लड़ गया, ये सवाल भी पीछे करके आए हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ। डन हो गया सर। मैं थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये हो जाएगा v अपॉन v माइनस वी एस कितनी दी हुई है, 1/3 ऑफ v, और f की जगह लिख देते हैं 100 अपने पास सिंपली। डन हो गया सर। ऊपर लिखा हुआ v एज इट इज, नीचे आ जाएगा 2 अपॉन 3v, और बाहर क्या लिखा हुआ है सर हमारे पास 100। v से v काटा, ये ऊपर चले जाएगा हमारे पास 3, ये बन जाएगा 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हो जाएगा 300 अपॉन 2 विच इज 150 हर्ट्ज। तो आंसर कितना आ रहा है पेरेंट फ्रीक्वेंसी का सर हमारे पास, 150 हर्ट्ज है। 150 हर्ट्ज ऑप्शन में हमारे पास, जी हाँ, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 150 हर्ट्ज हमारे पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहे हैं इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस बताया आपको। ठीक है, ये आ गया पहला एंटी नोड, ये आ गया दूसरा एंटी नोड। सर एंटी नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस तो लैम्डा बाय 2 होता है, तो लैम्डा बाय 2 कितना आ गया आपके पास, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो लैम्डा कितना हो जाएगा सर, 50 सेंटीमीटर। मीटर्स में कितना होगा भाई, 100 से डिवाइड करते हैं सर, ये लें 0.5 मीटर्स हो जाएगा। डन हो गया। आगे कह रहे हैं इफ द वेव वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेव की वेलोसिटी आ गई। फ्रीक्वेंसी बताइए सर, फ्रीक्वेंसी तो होती है v अपॉन लैम्डा, यानी कि 300 डिवाइडेड बाय 0.5, पॉइंट का एक अंडा लग गया हमारे पास, 5 1 5, 5 6 30, और आगे लग जाएंगे 2 अंडे, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 600 हर्ट्ज। है ऑप्शन, जी हाँ सर है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, 600 हर्ट्ज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 80 80 में कहने द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर इज 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। इफ द एयर प्रेशर बिकम्स 4 टाइम्स, सर ये हमें पता है सर, हमें पता है। क्या पता है भाई, हमें पता है कि सर प्रेशर नहीं इफेक्ट करता साउंड की स्पीड को। जब इफेक्ट ही नहीं करता तो आपके पास 4 गुना कर दो कि 1000 गुना कर दो, आपके पास स्पीड उतनी ही रहेगी। कितनी, 300। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी सर, ऑप्शन बी हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। मूविंग ऑन, 81 कह रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग। ठीक हो गया। हमारे पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 10 मीटर्स आ गई। इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट्स, 5 सेगमेंट में कर रहा है, तो 5 बन जाने लगा, करे ज्यादा ना बन जाए बस। मान लेना भाई 5 है आपके पास, 5 से ज्यादा होगा बल्कि ना, वापस आ जाए। चलें जी, वापस आ गया। अच्छा सर, ये 5 से तो आपने ज्यादा बना दिए, नहीं काट दो, ये लो काट देते हैं। ठीक है, 5 सेगमेंट्स आ गए। डन हो गया सर। कह रहे हैं एंड वेव वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी कितनी है सर, 20 मीटर पर सेकंड है। कह रहे हैं इट्स फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी होगी। सर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v अपॉन लैम्डा। डन है। v कितनी है, 20। लैम्डा कहां से लाए सर, अरे सर याद करें, लैम्डा का फॉर्मूला आपने शुरू में बताया था इस तरह से, वो याद है आपको क्या था, बिल्कुल याद है। लैम्डा का फॉर्मूला था बेटा आपके पास 2l अपॉन n। आए वैल्यूज पुट कर दे सर। पहले तो ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 10 20, बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय एल। एल कितनी है, 10 डिवाइड बाय एन। एन कितने सेगमेंट्स बन रहे हैं, 5। सर 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 5 10, हो जाएगा सर हमारे पास 5 हर्ट्ज। 81 का आंसर 5 हर्ट्ज आ रहा है हमारे पास 5 हर्ट्ज ऑप्शन में सर, बिल्कुल है बेटा आपके पास, ऑप्शन सी है 5 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 82 82 में कह रहे हैं शॉक वेव इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एन अर्थक्वेक। जब भी जलजला आता है तो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, which makes the building move in the direction of the shock wave। अपनी ही डायरेक्शन में मूव करवाता है। सर अगर अपनी ही डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, जिसका मतलब पैरेलल मूव करवा रहा है, परपेंडिकुलर नहीं। परपेंडिकुलर मूव करती है ना जब हमारे पास वेव, तो वो कहलाती है सर आपके पास परपेंडिकुलर मूव करने वाली वेव कहलाती है ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन पैरेलल मूव करने वाली क्या कहलाती है हमारे पास, वो कहलाती है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसका मतलब ये जो शॉक वेव है, ये कौन सी वेव हो जाएगी, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। सर ये ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव बन जाएगी हमारे पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 83 83 में आपसे कह रहे हैं बेटा, 83 में कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरीज व्हेन एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है तो क्या चीज चेंज हो रही होगी, ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो बराबर होती है 2 पाई एफ के, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो ये चेंज तो नहीं हो सकती। बी टोटल, सर टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं हो सकती। सी फोर्स, यस जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है बेटा वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है, क्योंकि सर आपने बताया था
रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगी तो अलग होगी, 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 और मीन पोजीशन पे तो सर रीस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाती है, जिसका मतलब फोर्स इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन चेंज हो रहा है सर? ऑप्शन सी, फोर्स चेंज हो रही है हमारे पास। मूविंग ऑन, 84 कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टेशनरी वेव। इनमें से कौन स्टेशनरी वेव की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? 84 में अब देखते हैं भाई कौन नहीं है। ए कह रहा है हाफ वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स। तो एडजेसेंट नोड्स होते हैं हमारे पास जैसे ये और ये, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हाफ वेव लेंथ होती है। बिल्कुल होती है सर, ये तो करेक्ट है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बी, एम्पलीट्यूड इज नॉट द सेम। सर एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो यहां से देखें, यहां से देखें, यहां से देखें, यहां से देखें, ये भी गलत हो गया। सी, फेज इज आइडेंटिकल बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स। दोनों नोड्स के दरमियान आपके पास फेज आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, फेज एक जैसा है दोनों के दरमियान, तो सी भी गलत हो गया क्योंकि सी सही लिखा हुआ है। डी, एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी वेव्स ट्रेवल आउटवर्ड। एनर्जी बाहर की तरफ ट्रेवल करती हुई जा रही होती है। नहीं सर, स्टेशनरी वेव्स में तो एनर्जी ट्रेवल ही नहीं करती, अब तक तो ये रटवा चुके हैं आप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी वेव्स ट्रेवल आउटवर्ड, ये गलत ऑप्शन है। मूविंग ऑन, 85 कह रहे wavelength of electromagnetic wave having frequency 3 kilohertz। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 किलोहर्ट्ज। किलो का मतलब हो जाएगा सर 3000 या 3 एक्सपोनेंट 3 हर्ट्ज। स्पीड कितनी होती है बेटा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की? सर याद करवा चुके हैं आप, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ क्या हो जाएगी? v अपॉन एफ, v है 3 एक्सपोनेंट 8, फ्रीक्वेंसी कितनी है सर? 3 एक्सपोनेंट 3, 3 से 3 कटा, 10 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा सर आपके पास? एक्सपोनेंट 5। सर इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख लो भाई, 100 एक्सपोनेंट 3। एक्सपोनेंट 3 सर होता है किलो, तो ये हो जाएगा किलो, और वेवलेंथ निकालिए तो यूनिट लगेगा मीटर, तो आंसर हो जाएगा सर हमारे पास 100 किलोमीटर्स। विच वन ऑफ दिस इज द ऑप्शन? सर ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन, 100 किलोमीटर्स। मूविंग ऑन, 86 कह रहे हैं व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इफ द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। सर अब याद हो चुकी है, जब सोर्स करीब आ रही होती है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर होती है v अपॉन p माइनस वी एस इंटू एफ के। अब यहाँ पे वीएस की जगह यूएस लिखा हुआ है इन्होंने, कोई बात नहीं, जब करीब आ रही है तो सर यूएस वाला ऑप्शन ढूंढ लो। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास? सर ये हो जाएगा आपके पास एफ नॉट इज इक्वल टू v अपॉन वी माइनस यूएस इंटू एफ। यानी कि आपने क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन देखना है कौन सा सही बैठ रहा है, तो ये बैठ रहा है सर ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, 87 कह रहे हैं द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर कितनी है हमारे पास भाई? 332 मीटर पर सेकेंड है। द स्पीड ऑफ साउंड एट 22 डिग्री सेल्सियस। सर पीछे मुझे याद पड़ रहा, आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था जो कहता है कि हर डिग्री सेल्सियस के चेंज के साथ 0.61 टाइम्स बढ़ जाती है हमारे पास। तो सिर्फ मुझे 0.61 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 22 से, तो हो जाएगा सर 2 1 2 2 6 12 हो जाएंगे, 1 ऊपर जाएगा, 2 0 0 प्लस 1, फिर यहाँ पे भी ऐसी हो जाएगा सर आपके पास 1 2 2 6 12 हो जाएंगे, और 1 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 3 एंड 1। दो डेट्स के बाद पॉइंट लगा दो, 13.42। तो पीटी किसके बराबर हो जाएगा? वी नॉट कितना है सर? 332 प्लस 13.42, आई प्लस कर दें तो सर ये हो जाएगा हमारे पास 345.42। नाउ लुक एट द करेक्ट ऑप्शन और द नियरेस्ट ऑप्शन, कौन सा बन रहा है? 345.2, 340, 350, 330। सर जो सबसे करीब आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन ए, 345.2 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का आपके पास ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहे हैं एस्ट्रोनॉमर्स कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डिस्टेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज यूजिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। सर अब तो रट चुका है हम लोगों को, ये जो दूर जा रही होती है इनकी वेवलेंथ बढ़ रही होती है, तो ये किसने बताया था? हमें डोपलर भैया ने। तो इस सोर्स की स्पीड भी कैसे निकाल सकते हैं हम? डोपलर इफेक्ट को यूज करते हुए। मूविंग ऑन, 89 में कह रहे हैं इन अ रिपल टैंक 40 waves pass through a certain point in 1 second। एक सेकंड में जो वेव्स पास होती हैं सर उसको तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी आ गई 40 हर्ट्ज। वेवलेंथ कितनी बताई है? 5 सेंटीमीटर, मीटर में कर दो तो 5 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो भाई लिख लेते हैं, ये आ गया सर हमारे पास। यानी स्पीड निकालो, स्पीड होती है सर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा 40 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100। एक अंडे से एक अंडा काटा पहले, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 4, तो लैम्डा निकल के आ गई हमारे पास, सॉरी v निकल के आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या बन गया सर हमारे पास? ऑप्शन डी, 2 मीटर पर सेकेंड हमारे पास। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहे हैं डोपलर्स इफेक्ट शो। क्या बताता है डोपलर इफेक्ट? क्या पता लगता है उससे सर हम लोगों को? कि जब भी कोई सोर्स
या लिसनर एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे होंगे तो उनकी वजह से फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा? ए, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सर यही तो बताता है कि सोर्स या ऑब्जर्वर में से कोई सा भी मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा हमारे पास? ये हमें पता चलता है किससे? डोपलर इफेक्ट से। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड इज, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है? सर वैसे तो याद हो चुका है लेकिन फिर भी बता दें चलें, अच्छा है हम लोगों को और रिवाइज हो जाएगा एक और दफा। ठीक है सर जी, तो आपके पास दो कंसेक्यूटिव नोड्स, देखिए मेरे बेटे ये दो लूप्स जो होते हैं ये बराबर होते हैं लेमडा के। डन हो गया, ये एक नोड है ये दूसरा नोड है, तो सर ये तो आधा लेमडा हो जाएगा ना? बिल्कुल, जिसका मतलब वेवलेंथ बाय टू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर फिर हमारे पास इस तरीके से? सर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, वेवलेंथ बाय टू। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 92। 92 पे कह रहे हैं स्टेशनरी वेव कहां जा रही है? आगे जाती है, पीछे जाती है? डोंट मूव, मूव इन बोथ डायरेक्शन। सर स्टेशनरी वेव को स्टेशनरी कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो मूव ही नहीं करती आपके पास, क्योंकि उसके तमाम पॉइंट्स हमारे पास ऑपोजिशन की वजह से सेम आपके पास ऐसे अपेयर होते हैं कि वो मूव ही नहीं कर रही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है स्टेशनरी वेव का? ऑप्शन सी, डोंट मूव। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास मेरे बेटे 92 का ऑप्शन बी, डोंट मूव, सॉरी ऑप्शन सी, डोंट मूव। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 93। कह रहे हैं क्रस्ट एंड ट्रफ आर फाउंड इन, क्रस्ट और ट्रफ कौन सी वेव में फाइंड किए जाते हैं? सर ये भी पीछे बता चुके हैं आप। ये आपके पास जो वेव बनती है जिसमें परपेंडिकुलर मोशन हो रही है ये कहलाती है हमारे पास कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहे रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। बेटा ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V अपॉन 2L। टू क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इसका रेशियो निकालना है क्लोज ऑर्गन पाइप से, इसकी होती है V अपॉन 4L। P से V गया, L से L गया, 4 सबसे टॉप पे जाएगा सर 4/2, ये बन जाएगा 2/1। तो 2:1 आ रहा है जी? हाँ सर आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इस तरह से बेटा? फिर ऑप्शन बी, 2:1। मूविंग ऑन, 95। 95 में कह रहे हैं अ व्हिstler विद अ वेलोसिटी ऑफ 33 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक साउंड की सोर्स है जिससे आपके पास कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? वो 33 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अप्रोचेस टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सर रट चुके हैं सवाल। विद फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज, कितनी फ्रीक्वेंसी से? 450 हर्ट्ज से। कह रहे हैं व्हाट इज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, कितनी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई दी जाएगी बताओ? सर ऐसे केस में डॉपलर भैया कहते हैं फॉर्मूला बनता है V अपॉन P माइनस वी एस इंटू एफ। वैल्यूज पुट करते हैं। V हमारे पास कितनी दी हुई है सर? साउंड की नहीं दी हुई तो 330 ले लेंगे भाई, ये हो जाएगा 330 माइनस 33। और फ्रीक्वेंसी कितनी है सर हमारे पास? एक्चुअली वो है सर 450। तो सर इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा सर हमारे पास 330 डिवाइडेड बाय 297 मल्टीप्लाई बाय 450। आए सर इसको 3 के टेबल से काटते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 99 जा, ये हो जाएगा 110 जा, फिर 9 के टेबल से काट देते हैं 90 9 11 9 9 सॉरी 9 11 जा 99, और ये हो जाएगा 950 सा 450, 11 1 11, 11 10 सा 110, 10 50 सा हो जाएंगे सर 500। तो ये बन जाएगा सर हमारे पास 500 हर्ट्ज। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास? 500 हर्ट्ज है ऑप्शन में, सर ए में ही लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 500 हर्ट्ज। मूविंग ऑन, 96 कह रहे रिपल टैंक इज यूज्ड टू स्टडी फीचर्स ऑफ, रिपल टैंक क्या होता है बेटा? रिपल टैंक में आसान जबान में एक एक्वेरियम लेते हैं, उसमें पानी भरा होता है और पानी के सरफेस पे एक वुडन बार रख देते हैं जो वाइब्रेट करती रहती है अप एंड डाउन, और उसकी वजह से फिर वाटर में वेव्स बनती हैं, और उन वाटर वेव्स से फिर हम लोग उसकी बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होती है, रिफ्रैक्शन कैसे होती है। ठीक है जी, सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन के अलावा रिफ्रैक्शन भी देखी जाती है आपके पास, डायफ्रैक्शन भी देखी जाती है। तो हम लोग एक्चुअली वेव नेचर को स्टडी कर रहे होते हैं इसके अंदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वेव। मूविंग ऑन, 97। 97 में कह रहे हैं वेव्स which deal with fast moving elementary particle, fast moving elementary particle like electron, एक इलेक्ट्रॉन से जो हमारे पास वेव डील कर रही होती है मेरे बेटे, वो वेव कौन सी होती है आपके पास? उसके बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। वो वेव जो कि एक इलेक्ट्रॉन से डील कर रही होती है वो कहलाती है हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसकी मूवमेंट की वजह से बनने वाली वेव, जिसको हमारे पास एक साइंटिस्ट ने पढ़ा था, उन्होंने उसका नाम रखा था भाई, ये मेरे नाम पे रख दो, उन्होंने नाम रख दिया था भाई डी ब्रोगली वेव होती है ये। और डी ब्रोगली वेव को हम दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा आपके पास? ये कहलाती है मैटर वेव, क्योंकि दीज आर ड्यू टू द मटीरियल, यानी कि जो मैटर नेचर है, किसी भी पार्टिकल नेचर है, उसकी वजह से या उसके साथ जो वेव्स एसोसिएटेड होती हैं वो कहलाती हैं हमारे पास मैटर वेव्स। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा सर इसका हमारे पास? फिर ऑप्शन सी, मैटर वेव्स। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास भाई? ऑप्शन सी, मैटर वेव्स आपके पास।
क्वेश्चन नंबर 98 कह रहे इंफ्रासोनिक वेव हैज फ्रीक्वेंसी। तो मेरे बेटे आप इसके लिए थोड़ा सा याद रखते हैं कि हमारे पास जो हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है जो हम सुन सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान सुन सकता है, वो रेंज करती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक। अगर इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी आ जाए तो वो कहलाती है हमारे पास मेरे बेटे अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक, और इससे छोटी फ्रीक्वेंसी आ जाए तो वो कहलाती है इंफ्रासाउंड या फिर हमारे पास इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक कौन सी होती है? जो 20 से भी छोटी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? फिर ऑप्शन ए, लेस देन 20 हर्ट्ज हमारे पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहे हैं अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय अ डिस्टेंस x हैज पोटेंशियल एनर्जी v। डन हो गया। कह रहे हैं एक लॉन्ग स्प्रिंग है हमारे पास, ये आ गया बहुत लॉन्ग सा स्प्रिंग, ठीक है। इसको जब हम लोगों ने स्ट्रेच किया, कितना स्ट्रेच करा भाई? आपके पास हम लोगों ने कितनी डिस्प्लेसमेंट दी? इसको x डिस्प्लेसमेंट दी, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई? v आ गई। ऑन स्ट्रेचिंग, ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेचिंग टू एन एक्स, अब इसको स्ट्रेच करके मान लो भाई कितना लेगा? एन एक्स लेगा, ठीक है। तो अब बताओ इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी? सर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है लेट्स से वी, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है सर हाफ के एक्स स्क्वायर। डन हो गया सर। तो अब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो हम कैसे निकाल सकते हैं? उसको मैं कह देता हूं वी डैश, वो बराबर हो जाएगी हाफ के एन एक्स कर दिया ना सर आपने, तो एन, अब ये एन का जो स्क्वायर इसको पहले लिख देते हैं और अंदर आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि सर हमारे पास ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो आपके पास इस वजह से क्या कहा जा सकता है मेरे बेटे? इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी अब आपके पास हो जाएगी वो हमारे पास एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। अगर एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी सर तो ये यहाँ पे आ गया वी, तो इसका मतलब हमारे पास वी डैश कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर वी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सर? एन वी? नहीं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, एन स्क्वायर वी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 100 100 में आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। अगर हम लोग एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं तो इसमें से क्या बढ़ता है? वेवलेंथ। सर वेवलेंथ के एम्पलीट्यूड के साथ कोई फॉर्मूला नहीं याद, जीरो जीरो, तो सर वेग ऑप्शन हो गया। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड भी आपस में रिलेटिव नहीं होते, लेकिन साउंड के लिए बात याद रखना, साउंड की जो लाउडनेस होती है ना बेटा, वो डिपेंड करती है हमारे पास सबसे पहले किस पे? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड के ऊपर या एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के ऊपर। अगर एक ये वेव है और एक ये वेव है, इन दोनों वेव्स में से लाउडर वेव कौन सी हो जाएगी हमारे पास? ये वाली, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो जिस वेव के एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी लाउडनेस भी ज्यादा होगी। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी, लाउडनेस। मूविंग ऑन, 101 कह रहे हैं एन एयरप्लेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 0.5 v वेयर v इज द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। द एयरप्लेन अप्रोचेस अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सर फिर वही डोपलर इफेक्ट लग रहा है मुझे। एक एयरप्लेन है, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, एयरप्लेन की स्पीड कितनी है? 0.5 v है। कह रहे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इमिटेड बाय द एयरक्राफ्ट इज 200 हर्ट्ज। डन हो गया। कह रहे हैं व्हाट फ्रीक्वेंसी इज डिटेक्टेड? एफ डैश बता दीजिए। सर ये वाला फॉर्मूला ही सबसे ज्यादा आता है मुझे लगता है, तो ये होता है v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ। क्या बन जाएगा हमारे पास? v पता ही नहीं है सर, ये नीचे आ जाएगा v माइनस 0.5 v, और यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास? f विच इज 200। डन हो गया सर। तो आप अगर नीचे देखें तो v में से आधा v निकाल देंगे सर, ये बच जाएगा आधा v, v से v काटी मारा 0.5 और ऊपर है 200, तो सर ये पॉइंट कटेगा, एक अंडा लगा देंगे, 5 1 5, 5 4 20 और आगे 2 जीरो, तो सर ये बन जाएगा 400 हर्ट्ज। है 400 हर्ट्ज ऑप्शन में? सर ए में ही लिखा हुआ है, तो 101 का आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन ए, 400 हर्ट्ज। मूविंग ऑन, 102 कह रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम अ गैलेक्सी शिफ्ट्स टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। सर अब याद हो चुका है हम लोगों को, रेड एंड होने का मतलब स्ट्रेच हो रही है वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि सर वेबग्योर के अंदर जो रेड एंड है वो आपके पास एक बड़ी वेवलेंथ होती है, तो वेवलेंथ बड़ी होगी तभी तो रेड की तरफ जाएगी, तो इसका मतलब हमारे पास स्ट्रेच कब होती है वेवलेंथ? सर ये भी आप बता चुके हैं, जब सोर्स हमसे दूर जा रही होगी तो वेवलेंथ स्ट्रेच होती जाती है। दूर जाने का मतलब क्या? अप्रोच कर रही है हमें? नहीं सर। स्टेशनरी रुकी हुई है? नहीं सर। बी, रिसीडिंग द अर्थ, यानी कि हमसे दूर जा रही है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 103। 103 में कह रहे हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन फेज ऑन अ वेव इज कॉल्ड। दो ऐसे पॉइंट्स जो कि एक फेज में होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम बात करते हैं इस पॉइंट की, ये किसके साथ फेज में? इस पॉइंट के साथ, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा या इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, क्या कहते हैं इस डिस्टेंस को सर? इसे हम कहते हैं लैम्डा या वेवलेंथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर हमारे पास? ऑप्शन सी, वेवलेंथ। मूविंग ऑन, 104 104 हमारे पास आ जाएगा व्हेन विल द ऑसिलेशंस स्टॉप इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। अगर रेजिस्टिव फोर्स ना हो, रोकने वाली कोई फोर्स ही ना हो, तो रुकेगी क्या मूवमेंट? नहीं सर, अगर रोकने वाली फोर्सेस ही खत्म हो गई तो मूवमेंट कभी भी नहीं रुकेगी। न्यूटन का पहला लॉ है भाई कि आपके पास अगर किसी चीज को चलाना है
या रोकना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी, और रेजिस्टिव फोर्स ही हटा दोगे तो रुकेगी नहीं कभी भी आपके पास। 104 का आंसर हो जाएगा ए, नेवर। मूविंग ऑन, कह रहे थे मैकेनिकल वेव्स आर नॉट बाय, अच्छा नॉट बाय नहीं होगा ये मेरे बेटे, थोड़ी सी सही कर लेते हैं इसको, नॉट प्रोड्यूस्ड बाय, किससे प्रोड्यूस नहीं होती? ए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। सर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव करती हुई जा रही होती हैं, उनकी वजह से तो आपके पास सर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास मैकेनिकल नहीं होती, इसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट है, आपने पढ़ाया था, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो मीडियम के बिना भी जा सकती हैं, ठीक है, जबकि मैकेनिकल नहीं जा सकती। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, क्योंकि रोप से ही बनती हैं सर आपके पास मैकेनिकल वेव, जिसके अंदर मीडियम ही हमारा रोप होता है, ठीक है, तो कॉइल ऑफ स्प्रिंग में भी बनती हैं और वाटर में भी बन रही होती हैं, ठीक है जी। मूविंग ऑन, 106, कह रहे reducing mass m of a suspending body to 1/4 will change the frequency of oscillations b। अच्छा भाई, एक सस्पेंडेड बॉडी की वजह से जो स्प्रिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की, वो बराबर होती है 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम, ठीक है जी। अब यहां पे कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी छिड़ जाएगी, कब? जब मास को आप क्या कर दोगे, 1/4 कर दोगे, 1/4 कर देते हैं भाई मास को, 1/4m हो गया, 4 सबसे टॉप पे जाएगा और रूट बनकर उसका 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर आ जाएगा सर 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। सर ये तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसका मतलब छिड़ी हुई फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 106 का, हमारे पास डबल हो जाएगी सर आपके पास, 106 का करेक्ट आंसर आ रहा है डबल, जिसका मतलब हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, 107 में आपसे कह रहे हैं अ डिस्टेंट स्टार इज रिसीडिंग फ्रॉम अर्थ, दूर जा रहा है अर्थ से, विद अ स्पीड ऑफ 1.4 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकंड। डन हो गया सर, हमसे एक स्टार दूर जा रहा है, ये अर्थ है, ये सोर्स है, सोर्स हमसे दूर जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, 1.40 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकंड से जा रही है दूर आपसे। इट एमिट्स अ लाइट, इससे जो लाइट निकल रही है उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4.57 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज आ गई सर। आगे कह रहे हैं द स्पीड ऑफ द लाइट इज, ये जो लाइट हमसे दूर जा रही है इसकी स्पीड कितनी दे दी भाई हमने, ये तो सर याद होती है 3.0 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। कह रहे हैं डोपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो लाइट वेव्स पे भी चल सकता है, आओ चलाते हैं फिर। कह रहे हैं व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट व्हेन डिटेक्टेड ऑन अर्थ, एफ डैश बताएं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। सर यही फॉर्मूला आता है बार बार, जब सोर्स दूर जा रही होती है तो फॉर्मूला होता है v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ। आए वैल्यूज पुट कर देते हैं सर यहाँ पे, जब वैल्यूज पुट कर देंगे आपके पास तो इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास वो निकालते हैं जल्दी से, थोड़ा सा जूम इन कर ले सर, ये ले कर लिया भाई। अच्छा आओ इसकी वैल्यूज पुट करें यहाँ पे भाई, वैल्यूज क्या हो जाएंगी सर हमारे पास, एफ डैश v की वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट 8 माइनस vs कितनी दी हुई थी 1.4 एक्सपोनेंट 7, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से जो सर हमारे पास कितनी है 4.57 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज। अच्छा सॉरी सर एक चीज हम सही कर लें, ये दूर जा रही है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, करीब आते हुए माइनस आता है तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। अब जैसे ही मेरे बेटे हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा एफ डैश का, वो आ जाएगा 4.37 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर फिर हमारे पास, ऑप्शन बी 4.37 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 108 कह रहे वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज, वेवलेंथ क्या होती है सर, ये तो हम लोग कई दफा डिफाइन कर चुके हैं, अगर ट्रांसवर्स के लिए कर रहे हैं तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट जो होते हैं इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। ए ऑप्शन कह रहे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, बिल्कुल सही है सर, आगे बढ़ते ही नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारे पास। मूविंग ऑन, 109 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सर इसके 4-5 सवाल हम कर चुके हैं तो इसलिए मैं रट चुका है ये कि प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर वगैरह और मीडियम और डेंसिटी पे जरूर करता है हमारे पास। मूविंग ऑन, 110 में कह रहे हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज, एक पार्टिकल की मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है इसे हम सर ये भी हम पीछे देख चुके हैं, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड। मूविंग ऑन, 111 कह रहे हैं द अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव फ्रीक्वेंसीज हायर देन, सर आपने बताया था कि ऑडिबल साउंड होता है 20 किलोहर्ट्ज तक, 20 से लेके इससे जो बड़े साउंड्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड।
तो आंसर क्या हो जाएगा सर इसका हमारे पास अल्ट्रासोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो किससे बड़ी है 20,000 से बड़ी है, जिसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 किलोहर्ट्ज से बड़ी होती है हमारे पास। मूविंग ऑन 112 में कह रहे हैं द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड फॉर ईच डिग्री राइज अबव 0 डिग्री सेल्सियस। सर ये फॉर्मूला भी अब तक तो याद हो गया है कि आपके पास हर डिग्री सेल्सियस की वजह से जो राइज आ रहा है वो कितना आता है 0.61 मीटर पर सेकंड का आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 0.61 मीटर पर सेकंड। मूविंग ऑन 113 में कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस रेगुलर एंड रिदमिक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम रिजल्टिंग पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ सोर्स causes dash in the medium। क्या बनाती है वो मीडियम के अंदर कॉन्टिन्यूअसली रेगुलरली रिदमिक डिस्टर्बेंस आप कर रहे हो तो सर वाइब्रेशंस होंगी। वो वाइब्रेशंस क्या कॉम्प्लेक्स ये कौन सी वेव्स होती हैं? तो सर वेव ऑप्शन है बी स्टेशनरी वेव। नहीं सर, स्टेशनरी जब होती जब हमारे पास एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड मूविंग वेव आती तो फिर हमारे पास स्टेशनरी बनती। यहाँ पे इस तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं जिक्र। सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए सर आपके पास किसी चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करना लाजमी है। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की बात नहीं हो रही, मीडियम के ऑसिलेट होने की बात हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ जो वेव्स बनेंगी वो कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से बार बार रिपीट होंगी, जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक वेव्स। तो पीरियोडिक का वर्ड का जो मतलब होता है मेरे बेटे, इसका मतलब होता है रिपीटिंग। ये बात याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी वेव्स हैं? वो वेव्स जो बार बार रिपीट हो रही हैं, मूव कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ठीक है जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का ऑप्शन डी पीरियोडिक वेव्स। Moving on 114 can the energy of a simple harmonic oscillator at a displacement x is partially kinetic and partially potential। ठीक हो गया। The total energy of a simple harmonic oscillation remains constant। total energy तो हमेशा constant रहती है और total energy हमेशा आपके पास किस पे डिपेंड करती है? kinetic और potential पे। और एक पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं। देखो पेंडुलम जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि वहां पे वो मोमेंटरीली रेस्ट में होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? 0। जब नीचे छोड़ते हो उसकी स्पीड बढ़ती है बढ़ती 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 यहाँ पे आगे मैक्सिमम हो जाती है। मैक्सिमम हो गई, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। अब सवाल क्या पूछ रहे हैं? बोल रहे हैं विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट बताओ। ए काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम। नहीं सर, एक्सट्रीम पे तो 0 है, काट दो, इनकरेक्ट है। बी पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम। जी हां, एक्सट्रीम के ऊपर पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी। मूविंग ऑन 115 में कह रहे हैं द स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज 24 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। स्पीड कितनी आ गई? 24 मीटर पर सेकंड आ गई। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है हमारे पास? सॉरी 2 नहीं है 6 है सर, ये लो 6 कर लेते हैं भाई। कितनी आ गई हमारे पास? 6 मीटर्स आ गई। टू व्हाट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसीज विल इट रेजोनेट? इसकी फ्रीक्वेंसीज निकालें सर। f1 जो बनेगी वो बराबर हो जाएगी v/12 के, यानी कि v कितना है? 24 और 12 हो जाएगा 2 into 6 यानी कि 12। 12 1 जा 12 2 जा, तो f1 तो आ गई सर 2 हर्ट्ज। f2 कितनी हो जाएगी सर इसकी? 2f1, तो 2f1 हो जाएगी 2 into 2 यानी कि 4 हर्ट्ज। f3 कितनी हो जाएगी सर हमारे पास? वैसे तो ऑप्शन हमें नजर आ रहा है सर अब देखते हुए, लेकिन फिर भी 3 बोलिए, 3 निकाल लेते ना यार। 3 into 2 सर ये हो जाएगा 6 हर्ट्ज। तो सर 2 4 6 1 2 3 नहीं सर, बी ऑप्शन है 2 4 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 2 4 6 हर्ट्ज। ठीक है भाई। मूविंग ऑन 116 can the apparent change in frequency of sound caused by the relative motion of either the source of sound or listener। सर ये पीछे भी देख चुके हम लोग, सोर्स या लिसनर के एक दूसरे के पास या एक दूसरे से दूर जाने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो रही होती है उसमें चेंज जो आता है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जैसे हम कहते हैं, उसको सबसे पहले किस भैया ने पढ़ा था? डोपलर भैया ने पढ़ा था। तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है हमारे पास? डोपलर इफेक्ट, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। मूविंग ऑन 117 कह रहे द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विथ मास m इज t। ठीक हो गया। एक पेंडुलम के अंदर मास लगाया हुआ हमने m, तो उसका टाइम पीरियड है t, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। कह रहे हैं व्हेन द पेंडुलम्स मास इज रिप्लेस्ड बाय अनदर बॉल ऑफ मास 3 टाइम्स। अब एक और पेंडुलम उतना ही लगा दिया आपने, लेकिन मास कितना रख दिया? इसमें 3 गुना कर दिया हमने। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं द ओल्डर मास सच दैट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज नॉट चेंज। लेंथ को चेंज नहीं करा। अब बताओ नया टाइम पीरियड क्या होगा? सर टाइम पीरियड को गौर से देखें, वो तो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, लेंथ पे करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे करता है, मास पे करता है? नहीं सर, नहीं करता, जिसकी वजह से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर वही रहेगा जो पहले टाइम पीरियड था। पहले कितना था? टी था, तो अब भी कितना रहेगा सर? ऑप्शन ए टी ही रहेगा। मूविंग ऑन 118 में कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज v। ठीक है। टाइम पीरियड इज t, सही है। फ्रीक्वेंसी इज f, देन द करेक्ट इक्वेशन इज
T is equal to VF, ये कौन सी इक्वेशन है सर? हमारे पास तो V is equal to F lambda होता है ना, तो VF तो आपस में प्रोडक्ट में आते ही नहीं है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये तो यही गलत हो गई। 1F is equal to V plus T, ये भी कोई ऑप्शन सवाल नहीं है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, ये बिल्कुल सही है सर हमारे पास, जिसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास करेक्ट सी। तो करेक्ट लगा देते हैं ऑप्शन सी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है ये एक दूसरे का क्या होते हैं भैया? हमारे पास रेसिप्रोकल होते हैं। मूविंग ऑन, 119 में आपसे क्या कह रहे हैं? टू ट्रांसवर्स वेव्स आर प्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस। ठीक है, दो ट्रांसवर्स वेव्स हैं जिनकी इक्वेशन बता दी हम लोगों को। पहले वाले की बता दी भाई कि उसकी है डिस्प्लेसमेंट की है ए नॉट, जो कि एम्पलीट्यूड होता है साइन के एक्स माइनस ए एक्स, डन हो गया। दूसरे वाले की क्या बताई है? ए नॉट साइन के एक्स माइनस ए एक्स माइनस फाइव। अच्छा जी सर, क्या फर्क है दोनों में? सर सब कुछ तो सेम है, देखें सिर्फ फर्क है इस एंगल का, और इस एंगल के फर्क को हम कहते हैं फेज डिफरेंस। ये बात याद रखनी है सर हमने, इसको हम क्या कहते हैं? फेज। तो ये जो एंगल होता है ये कहलाता है हमारे पास वेव की टर्म्स में फेज। किस चीज का फर्क आ गया? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शनल प्रोपगेशन, कुछ भी नहीं है सर, वेवलेंथ भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी, फेज। मूविंग ऑन, 120 में कह रहे थे इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी इज। फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे सर? और निकालते हैं। इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला होता है आई अपॉन आई नॉट। ठीक है जी, सॉरी माय बैड, इसके साथ लॉग तो लगा दें सर। हाँ हाँ, ये लो लगा देते हैं भाई, लॉग ऑफ आई बाय आई नॉट। डन हो गया। कितनी इंटेंसिटी का निकालना है? जो फेंटेस्ट है यानी कि आई नॉट के भी बराबर है, तो आई नॉट कट गए, क्या बच गया सर? लॉग ऑफ 1, और लॉग ऑफ 1 बराबर होता है 0 के, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 डेसिबल्स। तो इंटेंसिटी लेवल कितना निकल के आ गया? 0 डेसिबल्स। फेंटेस्ट साउंड जो हम सुन सकते हैं वो कितना है? 0 डेसिबल है आपके पास। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, 121 कह रहे हैं a sound wave travel from one medium to another, which one of the following characteristics of the sound remain unchanged? क्या चेंज नहीं होता सर? ये आपने बहुत शुरू में बताया था कि जब मीडियम चेंज होता है, दोबारा याद कर लें जल्दी से सारे, जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड भी चेंज होती है और वेवलेंथ भी चेंज होती है हमारे पास। तो सर क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी सोर्स और रिसीवर के मूवमेंट से चेंज होती है आपके पास सिर्फ और सिर्फ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी 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 है ही नहीं फ्रीक्वेंसी भाई। सर ये भी आप बता चुके हैं, फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम होता है पिच ऑफ द साउंड। तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, pitch of the sound. Moving on, 122 में आपसे कह रहे हैं distance between two consecutive antinodes in standing wave। दो consecutive antinodes के दरमियान एक standing wave के अंदर जो distance होता है, दो antinodes कौन है? एक सर ये है, एक ये है। सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये कितना होता है? lambda by 2 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन डी, lambda by 2। मूविंग ऑन, 123 इसमें कह रहे हैं आपसे if the given spring constant k is cut into 3 identical segments। ठीक है सर, अगर इसको मैं 3 आइडेंटिकल सेगमेंट्स में काट देता हूं, ये आ गया 3 आइडेंटिकल सेगमेंट्स। ठीक है, अब बताओ हर सेगमेंट की क्या पूछ रहे हैं? ईच सेगमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? पूरे का कितना था सर? के था। तो ऐसे केस में बेटा जो के डैश होता है, बात रखिएगा, वो मैंने पीछे ही बताया था, बराबर होता है एन के, जिसमें एन होता है नंबर ऑफ इक्वल सेगमेंट्स। ठीक है सर, अब यहाँ पे इक्वल सेगमेंट्स तो आ ही नहीं रहे। अच्छा, सॉरी इक्वल सेगमेंट्स ही तो आ रहे हैं, इसका मतलब कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो के डैश किसके बराबर हो जाएगा? ईच स्प्रिंग का के हो जाएगा सर 3k के बराबर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, 3k। ठीक है जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, 3k। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है हमारे पास 124 में आपसे कह रहे हैं the most appropriate mathematical expression representing simple harmonic motion is। सर सबसे appropriate आप बता चुके हैं, acceleration is directly proportional to displacement but opposite in direction या directed towards mean position। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, is directly proportional to minus x। मूविंग ऑन, 125 में कह रहे हैं ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो साउंड की स्पीड से भी तेज भाग रहा है, ऐसी स्पीड को या ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ऐसी स्पीड को मेरे बेटे याद रखना, ये कहलाई जाती है हमारे पास सुपरसोनिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोनिक, हाइपरसोनिक? नहीं सर, ऑप्शन बी सुपरसोनिक आपके पास। मूविंग ऑन,
126 कह रही थी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल इज, एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ये एक कंप्लीट साइकिल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो यहां से यहां तक जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बराबर होगा सर? ये बराबर हो जाएगा सर वेव लेंथ के, जिसे हम कहते हैं लैम्डा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, वेव लेंथ। मूविंग ऑन, 127 कह रहे हैं इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग इज 1 सेकेंड। ठीक है, एक मास m है, स्प्रिंग से अटैच्ड है, आपके पास उसका टाइम पीरियड कितना है सर? हमारे पास टाइम पीरियड है हमारे पास 1 सेकेंड। ठीक हो गया। अब बताओ अगर 16 m हो जाएगा सर, इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? वो होता है 2 पाई बेटा अंडर रूट m अपॉन के, जो कि बराबर आ रहा है किसके? 1 सेकेंड्स के। अब ये कह रहे हैं इसी स्प्रिंग के ऊपर हम लटका देते हैं 16 m बराबर मास, तो अब टाइम पीरियड टी डैश हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट में लग जाएगा सर 16 m ओवर के, 16 का रूट निकलेगा 4 जो कि बाहर चला जाएगा, अंदर बच जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, और सर ये तो बराबर था 1 सेकेंड के, तो टी डैश हो जाएगा 4 into 1 विच विल बी इक्वल टू 4 सेकेंड्स। है ऐसा कोई ऑप्शन? जी हाँ सर, ऑप्शन डी है ऐसा ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, 4 सेकेंड्स। मूविंग ऑन, 128 लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, लाउडनेस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है साउंड की? सर एक आपने पीछे बताया था, वो था एम्पलीट्यूड। दूसरा पता है क्या होता है? वो होता है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये सिंपल सी बात है सर, अगर एक उंगली से ताली बजाओगे तो कम लाउडनेस की बजेगी, पूरे हाथ से बजाओगे तो ज्यादा लाउडनेस आएगी, जिसका मतलब जितना बड़ा एरिया होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का उतनी ज्यादा लाउडनेस आएगी आपके पास। और किस पे डिपेंड करती है सर? और डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे। जैसे मैंने अभी अपने साउंड की इंटेंसिटी कम कर दी, देखो मेरी लाउडनेस भी कम हो गई। मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा, लाउडनेस भी बढ़ जाएगी आपके पास। तो सर लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रही है? इंटेंसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, पिच। सर ये डिपेंड कर रही है ऑप्शन ए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे आपके पास। मूविंग ऑन, 129 इसमें कह रहे हैं द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फॉर ईच डिग्री। सर अब ये रट चुका है, इसको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन चलें आपकी याद दहानी के लिए फिर भी फॉर्मूला लिख ही देते हैं। तो सर कितने टाइम इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने पे? 0.61। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 0.61 मीटर पर सेकेंड। मूविंग ऑन, 130 कह रहे हैं द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन, सर ये भी रट चुका है, टेम्परेचर, डेंसिटी और प्लेन है। प्लेन मिरर कहां से आ गया? तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे पास, एक तो सर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता और दूसरा प्लेन मिरर पे डिपेंड नहीं करता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, प्रेशर, एंड ऑप्शन डी, प्लेन मिरर। राइट,